एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो आरआरबी, टीजीटी, पीजीटी का प्रोफेशनल एबिलिटी वाला सेक्शन, जो कि 50 नंबर की प्रोफेशनल एबिलिटी आप लोगों से पूछी जाएगी, चाहे आप किसी के लिए भी तैयारी कर रहे हो, टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी, ठीक है, फिक्स है ये प्रोफेशनल एबिलिटी, चाहे किसी भी सब्जेक्ट से कर रहे हो। तो ये 50 नंबर आप लोगों के फिक्स है हर एक के लिए, ठीक है। तो प्रोफेशनल एबिलिटी का बहुत ज्यादा वेटेज हम कहेंगे रहेगा। ये 1000 एमसीक्यू सीरीज मैंने लगाई है, उससे पहले कॉन्सेप्ट बेस्ड वीडियोस मेरी जो चैनल है उसकी प्लेलिस्ट में आप लोगों को मिल जाएंगी। सारे के सारे कॉन्सेप्ट मैंने बिल्कुल डिटेल में क्लियर कर रखे हैं, उनको देखना बहुत जरूरी है। उसके बाद ये एमसीक्यूज आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभी तो आपको बिल्कुल लग जाना चाहिए। सिर्फ लास्ट का 1 वीक बचा है, आई थिंक सिर्फ 10 तारीख को तो पेपर ही है, ठीक है। तो एक या दो वीडियो और मैं इसके रिगार्डिंग आप लोगों के लिए लेकर आऊंगी। एक तो लास्ट का वीडियो रहेगा जो पूरी की पूरी यूनिट है करिकुलम वाली, ठीक है, वो पूरा का पूरा यूनिट एक ही वीडियो में मैं लेके आऊंगी। तो उसके लिए तो एक आप मैराथन उसको समझ सकते हैं। और आज का जो सेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साइकोलॉजी वाला पार्ट जो सेकंड यूनिट है उसमें से आज की इस वीडियो में मैंने 3 टॉपिक कवर किए हैं। तो आप इसको एक मैराथन ही समझ सकते हैं। बहुत बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं, मैडम मैराथन करवा दीजिए मैराथन। तो बेटा ये 3 टॉपिक रहेंगे, एक पर्टिकुलर टॉपिक नहीं आज की इस वीडियो में। इंटेलिजेंस थ्योरीज एंड मेजरमेंट का टॉपिक रहेगा, एक्सेप्टेंस चिल्ड्रन का टॉपिक रहेगा, और इवैल्यूएशन, ठीक है। अब इवैल्यूएशन की जब हम बात करते हैं तो वहां पर मेजरमेंट, असेसमेंट और इवैल्यूएशन तीनों से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। आज का सेशन इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर आप एक एक टॉपिक से दो दो क्वेश्चन भी मान के चलेंगे तो मिनिमम 6 क्वेश्चंस आपके आज के सेशन से कवर हो जाएंगे। बीच में ये मत सोचना सिर्फ क्वेश्चंस है, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें आज की इस वीडियो में मैंने इंक्लूड की है। तो वीडियो को बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक पूरा का पूरा कंप्लीट देखिएगा, कहीं पर कोई भी चीज मिस होने की संभावना नहीं है। क्योंकि जो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें थी वो थ्योरेटिकली भी मैंने वो चीजें इंक्लूड की हैं, ताकि आप लोगों की क्लैरिटी हो जाए। जैसे टेस्ट, बहुत सारे बच्चों को इंटेलिजेंस टेस्ट यानी कि जो मेजरमेंट वाला पार्ट है वहां पर बहुत डाउट रहता है। तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट टेस्ट रहेंगे, जो फैक्चुअल चीजें हैं वो बहुत सारी इंक्लूड की हैं। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक पूरा का पूरा देखना है। अब आज का सेशन स्टार्ट करें उससे पहले कल का जो हमने आरआरबी पीजीटी का जो 2019 का पेपर डिस्कस किया था, उस पेपर में 2-3 क्वेश्चन हैं जो कि मैं क्लियर कर देती हूँ। चाहे जिन बच्चों ने नोट्स लिया हो, नहीं लिया है उनके लिए भी है, जिन्होंने नोट्स लिया है उनके लिए भी है, ठीक है। तो देखिए 2019 का जो पेपर डिस्कस किया था उसमें एक तो क्वेश्चन नंबर 9 है, एक 29 है और एक 47 है, ठीक है। तो इन 3 क्वेश्चंस में कुछ डाउट्स हैं। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है, देखिए जो पेपर था उसमें क्या था कि कोई क्वेश्चन हिंदी में था, कोई क्वेश्चन इंग्लिश में था। तो मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप लोगों को ट्रांसलेट करके दिया है। तो जो क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर रही हूँ अभी, ठीक है, देख लेना, ध्यान से सुन लेना, क्योंकि कुछ डाउट रह जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है कि भाई क्रिया प्रसूत शब्द हम किस में यूज करते हैं? अधिगम में यूज करते हैं, ठीक है। क्रिया प्रसूत शिक्षा मनोविज्ञान में अधिगम की एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस कह सकते हैं, क्या एक मेथड उसमें बोला हुआ है, ठीक है। तो क्लियरली उन्होंने क्रिया प्रसूत बोला है। अब वो क्वेश्चन मेरे पास इंग्लिश में तो था नहीं, तो मैंने ट्रांसलेट किया, तो गूगल क्या लेके आ गया? एक्शन बेस्ड लर्निंग लेके आ गया, ठीक है। वैसे तो एक्शन बेस्ड लर्निंग की बात कौन करते हैं? वाइगॉत्स्की करते हैं, लेकिन इसमें हिंदी में क्रिया प्रसूत क्लियरली दे रखा है। तो क्रिया प्रसूत क्या है? स्किनर की थ्योरी है ऑपरेंट कंडीशनिंग। हिंदी में आप देखेंगे तो उसका नाम क्या है? क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत, ठीक है। तो वहां पर मैंने वाइगॉत्स्की एक्शन बेस्ड लर्निंग के आधार पर वाइगॉत्स्की करा है, लेकिन कहीं ना कहीं स्किनर भी एक्शन बेस्ड लर्निंग की बात करते हैं। क्रिया प्रसूत वर्ड से ही आप इसको रिलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शंस में दे रखा होगा स्किनर, ठीक है, स्किनर आप आंसर इसको कर लीजिएगा, क्योंकि क्लियरली क्रिया प्रसूत दिया गया है। मैंने वाइगॉत्स्की एक्शन बेस्ड लर्निंग को ध्यान में करते हुए, क्योंकि जो ट्रांसलेट किया तो वो उसी बेस पे लेके आया, ठीक है। क्योंकि एक्शन बेस्ड लर्निंग की बात तो वाइगॉत्स्की भी करते हैं ना, तो इसलिए मेरे दिमाग में वो था, तो मैंने वहां पर वाइगॉत्स्की आप लोगों को आंसर में बताया है। लेकिन क्रिया प्रसूत क्लियरली इसमें दिया हुआ है। जब मैंने जाकर हिंदी वाला पेपर देखा, मतलब जो हिंदी में दे रखा था, तो क्लियरली उसने क्रिया प्रसूत लिख रखा था। तो क्रिया प्रसूत शब्द लिखा हुआ है, तो मतलब आप स्किनर के साथ जाएंगे, ठीक है। अभी एक्शन बेस्ड लर्निंग की कहीं ना कहीं बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 जो कि मोटिवेशन का है, कि भाई जो लेहे है, एक साइकोलॉजिस्ट है, उन्होंने क्या कहा है कि जो मोटिवेशन है, मतलब मोटिवेशन को वो एक तरह से मतलब कहता है कि भाई मोटिवेशन स्टिमुलेट करता है। किसके लिए करता है? टास्क के लिए, लर्निंग के लिए, चेंज के लिए। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर पूछेंगे तो मैं तो यही कहूंगी कि भाई चेंज के अकॉर्डिंग, क्योंकि मैंने एनालाइज करके ही इसका आंसर आपको चेंज बताया। तो आप लोगों के पास ओरिजिनल आंसर की है तो उसमें देख लीजिएगा, क्योंकि हम टास्क के साथ भी जा सकते हैं, टास्क के लिए भी हो सकता है, लर्निंग के लिए भी हो सकता है, चेंज के लिए। मतलब मेरा अगर आप पर्सपेक्टिव देखेंगे तो मैं ये कहूंगी हम चेंज के साथ जाएंगे, लेकिन हो सकता है टास्क भी हो, ठीक है। तो ये थोड़ा सा
डाउटफुल क्वेश्चन है। सारे ही जो ऑप्शन है वो मतलब लर्निंग के लिए भी स्टिमुलेट करता है, कोई काम करने के लिए भी होता है, लेकिन मेनली हम बात करें तो वो कहेंगे चेंज की, क्योंकि जो जो मोटिवेशन है वो स्टिमुलेट कर रहा है कि भाई आपके व्यवहार, आपकी प्रवृत्तियां, मतलब उनमें कहीं ना कहीं चेंजेस देखने को मिलेगा। तो ये डाउट आई थिंक हो जाएगा क्लियर आप लोगों का। मैं अभी भी क्लियर इसमें नहीं हूं, मेरा तो चेंज ही रहेगा। बाकी अगर आप लोगों को टास्क लग रहा है, वर्क लग रहा है, लर्निंग लग रहा है तो देख लीजिएगा, जिसके पास ओरिजिनल आंसर की हो तो वो आप चेक कर लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 47 उसका तो ठीक है, जो बाला वाला कॉन्सेप्ट था, ठीक है बाला, ठीक है बाला करके था एक कॉन्सेप्ट, BALA, ठीक है बाला, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो देखिए इंडिया में अगर हम बात करें तो सेकेंडरी एजुकेशन से रिलेटेड है, ये इंडियन गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है, लेकिन ओरिजिन की अगर हम बात करें तो वो यूनिसेफ रहेगा, ठीक है। क्या रहेगा? यूनिसेफ, ठीक है। यूनिसेफ के द्वारा इसको ओरिजिनली, मतलब ओरिजिनली अगर हम इसका कॉन्सेप्ट ये कहां से डेराइव हुआ है तो यूनिसेफ, ठीक है। ओरिजिन की अगर बात पूछी जाती है तो यूनिसेफ ही रहेगा, उसमें ओरिजिन ही पूछा गया है, तो ये कहीं ना कहीं मेरे से मिस्टेक हो गया था। तो ये 3-4 क्वेश्चन, सिर्फ 3 ही क्वेश्चन डाउटफुल थे। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि 1-2 बच्चों के कमेंट्स आए थे तो मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया, ठीक है। और पूरे के पूरे पेपर में कहीं पर भी कोई डाउट नहीं है, ठीक है। ये 3 ही क्वेश्चन थे जिनमें मेरे को लग रहा था कि मैं बता दूं एक बार आप लोगों को, ताकि क्लियर हो जाए चीजें। अब हम आज के इस टॉपिक को करेंगे इंटेलिजेंस, एक्सेप्शनल चिल्ड्रन और इवैल्यूएशन, ठीक है। तीनों से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लेकर आई हूं, जितना लेवल में आप लोगों के लिए लेकर आई हूं, तो ये सारे के सारे जितने भी एक एक क्वेश्चन क्या है, पूरे के पूरे पीवाईक्यूज है, बहुत मुश्किल से मैंने निकाले हैं, कोई एचटेट से, कोई सीटेट में, मतलब इस टॉपिक से रिलेटेड थे, चाहे इंटेलिजेंस का हो, एक्सेप्शनल चिल्ड्रन का हो, ठीक है, मतलब एक्सेप्शनल चिल्ड्रन का टॉपिक हो गया, या असेसमेंट और इवैल्यूएशन का हो गया, तो ये सारे के सारे पीवाईक्यूज हैं, ठीक है, चाहे वो यूजीसी नेट में पूछा गया हो, तो मैंने उसी हिसाब से निकाल कर लेके आई हूं, तो मिस नहीं करना। बीच बीच में फैक्चुअल चीजें बहुत ज्यादा, बहुत सारी स्लाइड्स मैंने इंक्लूड की हैं, आज की इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना। लेट मी सी व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हिच टाइप ऑफ इंटेलिजेंस इज नॉट गिवन बाय थॉर्नडाइक। तो देखिए थॉर्नडाइक 3 टाइप्स की बात करते हैं, इंटेलिजेंस के 3 टाइप्स उन्होंने बताए हैं, तो इनमें से कौन सा उनके द्वारा नहीं बताया गया? सोशल इंटेलिजेंस, मैकेनिकल इंटेलिजेंस, लॉजिकल इंटेलिजेंस, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। तो सोशल इंटेलिजेंस, मैकेनिकल इंटेलिजेंस और एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस की बात थॉर्नडाइक करते हैं, किसकी नहीं करती? लॉजिकल इंटेलिजेंस, ठीक है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट, मैकेनिकल और सोशल, 3 तरह की इंटेलिजेंस की बात वो करते हैं। अब ये 3 टाइप कौन कौन से हैं यहाँ पर मैंने इंक्लूड कर दिए हैं, यानी कि जो थॉर्नडाइक है वो इंटेलिजेंस के 3 टाइप्स की बात करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट, मैकेनिकल और सोशल। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब सिंबॉलिकल प्रॉब्लम्स को बच्चा सोल्व कर पा रहा है, ठीक है, जैसे बच्चा दिमाग में ही कैलकुलेट कर रहा है, चीजों को इमेजिन कर पा रहा है वो। मैकेनिकल इंटेलिजेंस क्या होती है? एबिलिटी टू हैंडल मशीन्स, टूल्स और मैकेनिकल टास्क, यानी कि जो मैकेनिकल टास्क को हैंडल करने की एबिलिटी होती है उससे रिलेटेड है। और सोशल मतलब समाज में आप किस तरह से इंटरेक्ट कर रहे हैं, वो एबिलिटी, ठीक है, इंटरेक्ट कर पा रहे हैं, कॉपरेट कर पा रहे हैं दूसरे लोगों के साथ, तो उसकी बात वो करते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिफैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस वाज गिवन बाय, तो किसके द्वारा दी गई? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, एल्फ्रेड बीने। अब एल्फ्रेड बीने के द्वारा एक बीने टेस्ट भी बनाया गया है, ठीक है, पहला इंटेलिजेंस टेस्ट भी तैयार किया गया है, उसकी भी आगे हम बात करेंगे। देखिए ये आ ही गया है नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डेवलप्ड द फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट, तो किसके द्वारा डेवलप किया गया था? पहला बुद्धि परीक्षण किसने विकसित किया था? एल्फ्रेड बीने एंड साइमन विलियमस्टन, चार्ल्स एडवर्ड या थॉर्नडाइक, ठीक है। तो कौन बात करते हैं? एल्फ्रेड बीने एंड साइमन। कौन से सन में आया था? 1905 में इन दोनों ने मिलकर एक पहला बुद्धि परीक्षण डेवलप किया था। उसके बाद 1908 में इसको रिवाइज भी किया गया था, ये आगे मैं डिटेल में सारी चीजें बताऊंगी, मैंने स्लाइड इंक्लूड किया प्रॉपर। तो देखिए यहाँ पर मैंने इंक्लूड कर दिया, ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां से तो मैं एक चीज बता दूंगी, लेकिन यहाँ से आपको कई चीजें पता चल जाएंगी। देखिए पहला बुद्धि परीक्षण किसके द्वारा? एल्फ्रेड बीने के द्वारा, एल्फ्रेड बीने और थियोडोर साइमन, ठीक है, उसी का एक साथी था, उनके द्वारा, दोनों के द्वारा, एल्फ्रेड बीने के साथी थे वो साइमन, ठीक है, उनके द्वारा मिलकर 1905 में पहला बुद्धि परीक्षण डेवलप किया गया था, यानी कि जो ओरिजिनल बीने साइमन टेस्ट है, जिसमें 30 क्वेश्चंस थे, ठीक है, 27 मेंटल टास्क थे, और ये किस पर? फ्रेंच बच्चों पर किया गया था, ये भी ध्यान रखना है, बहुत छोटी छोटी चीजें पेपर में पूछ ली जाती है कि किस कौन से बच्चों पर किया गया था, तो फ्रेंच बच्चों पर किया गया था। उसके बाद 1908 में इन्होंने ही, दोनों ने मिलकर इसको रिवाइज किया था, और इसमें क्या किया था इन्होंने, मतलब जो क्वेश्चन थे उनको इंक्रीज करके 59 कर दिया था। अब 1912, अब एक और है, यानी कि इसी को जो 1908 में इन्होंने ही किया था, 1916 में लेविस टर्मन ने, जो कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के थे, ठीक है, उन्होंने इसको रिवाइज किया था, और उन्होंने इसको अपना स्टैनफोर्ड बीने टेस्ट को नाम दिया गया था, और पहली बार इन्होंने आईक्यू को भी यूज किया था इंटेलिजेंस को मेजर करने के लिए। ये भी ध्यान रखना है कि आईक्यू यानी कि इंटेलिजेंस को मेजर करने के लिए सबसे पहले किसने आईक्यू का यूज किया था? तो वो टर्मन थे। लेकिन आईक्यू का कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया था? तो वो विलियमस्टन थे, वो भी जर्मन साइकोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने इंटेलिजेंस क्वोशिएंट, ठीक है, आईक्यू को इंट्रोड्यूस किया
क्या था, अब IQ होता क्या है, मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। मेंटल एज का कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया था ये भी मैं आगे बताऊंगी। अब ये मेंटल एज क्या होती है, मतलब मानसिक आयु कि बच्चा कितना मेंटली मेच्योर है, ठीक है, जो कि मैं पिछली वीडियो में भी एक दो क्वेश्चन आए थे, आपके पेपर में भी पूछा गया था, तो वहां पर भी बता चुकी हूँ। और क्रोनोलॉजिकल जो आपकी वास्तविक आयु है, ठीक है, तो दोनों को हम मतलब मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज और उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो किसी भी बच्चे का आप IQ निकाल सकते हैं। अब 1912 में देखिए ये जो बीने साइमन टेस्ट था ना, इसका मतलब इंडियन एडेप्टेशन की अगर पूछा जाए, ठीक है, कि भारतीय परिस्थितियों में इसका अनुकूलन मतलब इंडियन एडेप्टेशन क्या है बीने साइमन टेस्ट का, वो किसने प्रिपेयर किया था, जिसको हम हिंदुस्तानी बीने टेस्ट बोलते हैं, तो वो CH राइस के द्वारा प्रिपेयर किया गया था। इंडिया में बात कर रही हूँ, ठीक है। इसके अलावा आर्मी अल्फा टेस्ट और आर्मी बीटा टेस्ट है। आर्मी अल्फा टेस्ट वर्बल है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, और आर्मी बीटा टेस्ट नॉन वर्बल है, यानी कि जो परफॉर्मेंस बेस्ड हम कह सकते हैं। तो ये US आर्मी के रिक्रूट से रिलेटेड है, यानी कि US आर्मी में रिक्रूटमेंट जब किया जा रहा था तो उनसे रिलेटेड है दोनों के दोनों टेस्ट, ठीक है, आर्मी अल्फा टेस्ट और आर्मी बीटा टेस्ट। किसके द्वारा, रॉबर्ट यर्क्स के द्वारा किया गया था, उनके साथी कौन थे, ऑटिस थे, ठीक है। अब एक और है आर्मी जनरल इंटेलिजेंस टेस्ट भी डेवलप किया गया था, यानी कि जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ था तब इसको डेवलप किया गया था। ये कुछ एक बेसिक इंफॉर्मेशन थी जो कि मैंने दे दी आप लोगों को। अब क्वेश्चन क्या है, फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग ऑफ इंटेलिजेंस क्वोशिएंट, तो क्या होगा, MA/CA मल्टीप्लाई बाय 100। तो आप देख सकते हैं किसमें है, देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब ये कुछ एक और फैक्चुअल चीजें हैं जो कि आपको पता होना चाहिए, तो यहां से तो आपका क्वेश्चन फंस सकता है, जो फैक्चुअल चीजें मैं बता रही हूँ, ठीक है, पक्का यहां से ही पता चलेगा सारी चीजें, क्वेश्चन में तो सारी चीजें हम नहीं कर पाते। अब आता है कि मेंटल एज, जो कि मैंने पिछली स्लाइड में आपको बताया नहीं था, तो ये मेंटल एज का कॉन्सेप्ट जो है एल्फ्रेड बीनी के द्वारा डेवलप किया गया था, ठीक है, और पहला इंटेलिजेंस टेस्ट भी। तो मेंटल टेस्टिंग के फादर अगर आप लोगों से पूछा जाता है तो वो कौन है, एल्फ्रेड बीनी है, ठीक है। बीने साइमन स्केल मैंने आप लोगों को बता ही दिया है, ठीक है, कब कब ये रिवाइज हुआ था, 1911 के बजाय 1912 आएगा ये, ठीक है, 1912 में विलियम स्टर्न IQ का कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया था, ठीक है। IQ का फार्मूला क्या होता है, लेविस टर्मन ने इसको बीने साइमन स्केल को 1916 में रिवाइज किया था। ये सारी चीजें तो हो गई है। अब यहाँ पर एक नाम और इंपॉर्टेंट है फ्रांसिस गाल्टन का, यानी कि मेंटल मेजरमेंट में इनका मतलब अहम रोल है। मेंटल मेजरमेंट के लिए सबसे पहला नाम किसी का आता है तो गाल्टन का आता है, जो कि इंटेलिजेंस टेस्ट के लिए बेसिस माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं, हु इज प्रोपोनेंट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस थ्योरी, यानी कि भावनात्मक बुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है, किसके द्वारा दी गई है, डैनियल गोलमैन, ठीक है, डैनियल गोलमैन के द्वारा थ्योरी दी गई है। अगर आप लोगों से पूछा जाता है इमोशनल इंटेलिजेंस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो वो आप याद करके कमेंट करके मुझे बताना कौन है। अब ये थ्योरीज है इंटेलिजेंस की, सारी मेन थ्योरीज हैं, ठीक है। तो ये 11 थ्योरीज मैंने इंक्लूड इसलिए कर दी है कि बाकी कुछ भी ना करें तो भी कम से कम ये किसके द्वारा, यानी कि ये थ्योरी किसके द्वारा दी गई है, किसके द्वारा प्रपोज की गई है, इसके प्रतिपादक कौन है, ये कम से कम आप लोगों को पता होना चाहिए। तो पहली है मोनो फैक्टर भी बोल देते हैं या यूनि फैक्टर, जिसमें सिर्फ एक फैक्टर की बात करते हैं, एल्फ्रेड बीने, ठीक है। टू फैक्टर थ्योरी या इसको इक्लेक्टिक थ्योरी भी बोल देते हैं, स्पीरमैन के द्वारा दी गई है। मल्टी फैक्टर या एनार्किक थ्योरी EL थॉर्नडाइक के द्वारा दी गई है। ग्रुप फैक्टर थ्योरी जिसमें प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज की बात करते हैं, 7 मेंटल एबिलिटीज की बात कौन करते हैं, थर्स्टन करते हैं। मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी को तो मस्ट है, ये तो अब जितने भी ज्यादातर क्वेश्चन आएंगे वो यहीं से आएंगे, क्योंकि ये PYQs जितने भी आए हैं मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किसके द्वारा दी गई है, हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा। एक ये SOI मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस, यानी कि गिलफर्ड के द्वारा दिया गया है, JP गिलफर्ड के द्वारा, जिसमें वो 180 एलिमेंट्स की बात करते हैं। सबसे पहला इनका जो ओरिजिनल था उसमें 120 थे, उसके बाद 150 आए और लास्ट में अभी 120 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। इसके बाद क्रिस्टल एंड फ्लूइड थ्योरी कौन है, रेमंड और बी कैटल के द्वारा दी गई है। सैंपलिंग थ्योरी की बात थॉमसन करते हैं। वर्नर की हायरार्किकल थ्योरी है, ठीक है, वर्नन के द्वारा दी गई है हायरार्किकल थ्योरी। और ट्राइआर्किक थ्योरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि स्टैनबर्ग के द्वारा दी गई है। और डैनियल गोलमैन की इमोशनल इंटेलिजेंस थ्योरी है। तो कम से कम एटलीस्ट इनके नाम तो आप लोगों को याद रखने हैं, ठीक है। एक 3-4 थ्योरी तो आप जरूर कर लीजिएगा। एक तो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, ठीक है, एक ये SOI मॉडल आप देख लेना, ठीक है। इसके अलावा ये ग्रुप फैक्टर थ्योरी जिसमें 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज की बात थर्स्टन करते हैं, एक स्पेरमैन की थ्योरी हो गया। और इसके अलावा ट्राइआर्किक थ्योरी को भी आप देख सकते हैं। तो ये तो बहुत मस्ट है, ठीक है, 4-5 थ्योरी तो आपको पढ़ के जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। अरेंज द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट्स ऑफ इंटेलिजेंस इन द ऑर्डर इन विच दे अपीयर्ड, यानी कि निम्नलिखित बुद्धियों को उनके प्रकट होने के क्रम में व्यवस्थित कीजिए कि सबसे पहले किस इंटेलिजेंस की आप बात करेंगे, ठीक है। क्रोनोलॉजी पूछी गई है। एकेडमिक इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, इथिकल इंटेलिजेंस। तो देखिए सबसे पहले तो
एकेडमिकली ही चेक किया जाता है, ठीक है, इंटेलिजेंस की जब हम बात कर रहे हैं। उसके बाद इमोशनली, उसके बाद स्पिरिचुअल और उसके बाद इथिकल। तो ये सारी क्रम में ही दे रखी है, ठीक है। तो पहला ही आंसर होगा 1 2 3 4, ठीक है। सारी क्या है, मतलब एक पहले हम एकेडमिक को ही चेक करेंगे, उसके बाद इमोशनल लेवल पर बच्चे को देखा जाता है, उसके बाद स्पिरिचुअल और उसके बाद इथिकल, ठीक है। तो ये सारी क्या है, क्रम में ही दे रखी है जिस हिसाब से वो अपीयर हुई है, कि सबसे पहले एकेडमिक इंटेलिजेंस आया, उसके बाद इमोशनल, स्पिरिचुअल और इथिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। मैच द फॉलोइंग हार्वर्ड गार्डनर्स इंटेलिजेंसेस टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस, यानी कि यहाँ पर जो हार्वर्ड गार्डनर के 9 तरह की इंटेलिजेंस की मैंने आप लोगों को बताया कि उन्होंने 9 टाइप्स बताए हैं इंटेलिजेंस के। तो उनमें से एक साइड कुछ टाइप्स दे रखे हैं और दूसरी टाइप मतलब जो एंड स्टेट परफॉर्मेंस पॉसिबिलिटी है, यानी कि संभावित अंतिम प्रदर्शन क्या रहेगा उस इंटेलिजेंस का, वो उसको सही मैच करना है, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस ये दे रखे हैं और एंड स्टेट परफॉर्मेंस ये दे रखी है, ठीक है। तो क्या है, लिंग्विस्टिक, बॉडीली, काइनेस्थेटिक, स्पेशियल और इंट्रापर्सनल। तो ठीक है, इनको आपको इनसे मैच करना है, स्कल्पचर, सेल्स पर्सन, फिलोसोफर, एथलीट। तो आपको पता होगा भाई, लिंग्विस्टिक की हम बात मतलब जिनकी भाषा पर कमांड होती है, तो ये जो पहला वाला है इसको हम किसके साथ कंपेयर करेंगे, सेल्स पर्सन, यानी कि जो अपना सामान बेचते हैं, जो विक्रेता होते हैं, ठीक है, उनकी भाषा पर बहुत अच्छी कमांड होती है। बॉडीली काइनेस्थेटिक, यानी कि जिनकी बॉडी हट्टी कट्टी होती है, तो कौन होगा, एथलीट होगा, ठीक है। तीसरा है स्पेशल, यानी कि जो विजुअलाइज कर पाते हैं 3D इमेजेस को भी, ठीक है, उनका मतलब जैसे पायलट हो गया या स्कल्पचर हो गया, मतलब जगह को देखकर चीजों को विजुअलाइज कर लेना, ठीक है। तो जैसे मूर्तिकार हो गया, तो ये इसके साथ हम मैच करेंगे, स्पेशल। इंट्रापर्सनल का मतलब जो अपने आप को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं, तो उसके साथ हम किसको करेंगे, फिलोसोफर। तो आपका ऑप्शन क्या जाएगा, ये देख लीजिएगा, इनमें से मैच कर लेना किसके साथ क्या होगा, ठीक है। पहले का क्या होगा, दूसरा, ये जो सेकंड है बॉडीली काइनेस्थेटिक का किसको हम फोर्थ के साथ मैच करेंगे, स्पेशल को हम स्कल्पचर पहला आ जाएगा, इंट्रापर्सनल को हम किसके साथ करेंगे, थर्ड वाले के साथ, ठीक है। पहले का दूसरा, 2 4 1 और 3, ठीक है, यही इसमें दे रखा है आपको। अब ये गार्डनर जो है 9 तरह की इंटेलिजेंस की बात करते हैं, एक बार आप इनको देख लीजिए, आप लोगों को पता चल जाएगा, क्योंकि सारी थ्योरी तो मैं अभी डिटेल में बता नहीं सकती आप लोगों को, थ्योरी में तो सारी चीजें बहुत डिटेल में बता रखी है, तो वहां पर भी देख सकते हैं। यहाँ पर एक बार मोटा मोटा बता देती हूँ, ठीक है। जैसे बॉडीली काइनेस्थेटिक, यानी कि यहाँ पर इमेज के थ्रू भी आप समझ सकते हैं। एक बार थोड़ा पेन का कलर चेंज कर लेती हूँ, नहीं तो पक्का किसी ना किसी बच्चे का कमेंट आ जाएगा, मैडम दूसरा कलर लेना चाहिए था, ठीक है। तो कोऑर्डिनेटिंग योर माइंड विद योर बॉडी, यानी कि आपकी माइंड और बॉडी का कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है। दूसरा है लिंग्विस्टिक, यानी कि जिनकी भाषा जो अपने विचारों को बहुत अच्छे तरीके से अभिव्यक्त कर पाते हैं। इसके बाद है इंट्रापर्सनल, यानी कि जो अपने आप को खुद बेहतर तरीके से समझ पाते हैं, आपकी फीलिंग क्या है, आप हैं क्या, ठीक है, उस चीज को समझना। स्पेशल मतलब विजुअलाइजिंग द वर्ल्ड इन 3D, यानी कि वर्ल्ड को 3D में विजुअलाइज कर लेते हैं, जैसे आर्किटेक्ट हो गया, स्कल्पचर हो गया, पायलट हो गया, ठीक है, उसको विजुअलाइज द वर्ल्ड इन 3D इमेज में विजुअलाइज कर लेना चीजों को। नेचुरलिस्टिक, यानी कि प्रकृति से रिलेटेड है ये, ठीक है, प्रकृति की बात की गई है, यानी कि जो नेचर को बहुत बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। म्यूजिक, यानी कि जिनका म्यूजिक में बहुत इंटरेस्ट होता है, जो पिच, टोन, रिदम, ठीक है, इन चीजों को, साउंड वगैरह को समझ पाते हैं। इसके बाद है लॉजिकल मैथमेटिकल, यानी कि जो मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है, लॉजिकली हाइपोथेटिकली चीजों को समझ पाते हैं। इसके बाद एक और है, ठीक है, पहले क्या था, ये 8 तरह की इंटेलिजेंस की बात करते थे, लेकिन ये जो लास्ट में पूछा जा सकता है कि लास्ट में कौन सी ऐड की है, तो ये एग्जिस्टेंशियल, अस्तित्व, ठीक है, यानी कि टैकलिंग द क्वेश्चंस और ऑफ वाई वी लिव एंड वाई वी डाई, भाई हम क्यों, हमारा अस्तित्व क्या है, हम जिंदा क्यों है, कैसे हैं हम, मतलब हम मर क्यों जाएंगे, इस तरह के क्वेश्चन से रिलेटेड है ये एग्जिस्टेंशियल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। इंटेलिजेंस क्या है, द एबिलिटी टू इमिटेट अदर्स, यानी कि दूसरों की नकल करने की क्षमता है इंटेलिजेंस। द एबिलिटी टू लर्न एंड परफॉर्म वेल इन एग्जाम्स, अ स्पेसिफिक एबिलिटी, अ सेट ऑफ कैपेबिलिटीज। तो क्या होगा भाई, दूसरों को नकल करना क्या इंटेलिजेंस है, बिल्कुल नहीं है। द एबिलिटी टू लर्न एंड परफॉर्म वेल इन एग्जाम्स, क्या एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म करना क्या वो इंटेलिजेंस है, तो वो भी नहीं है, बच्चा रट के भी कर सकता है वो। तो क्या एक स्पेसिफिक एबिलिटी है, तो एक स्पेसिफिक एबिलिटी नहीं है, क्या होगा, सेट ऑफ कैपेबिलिटीज, बहुत तरह की क्षमताओं का समूह है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। मैच द फॉलोइंग थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस, यानी कि एक तरफ थ्योरिस्ट दिए गए हैं और एक तरफ थ्योरी दी गई है। तो देखिए यहाँ पर मैं डायरेक्टली आप लोगों को बता देती हूँ, ठीक है, क्या क्या नाम दे रखे हैं, स्पेयरमैन, ईएल थॉर्नडाइक, थर्स्टन और गार्डनर, ठीक है। तो ग्रुप फैक्टर थ्योरी की बात कौन करते हैं, थर्स्टन करते हैं, ठीक है। पहले का क्या होगा, यानी कि पहले को हम सी के साथ मैच करेंगे। मल्टी फैक्टर थ्योरी की बात थॉर्नडाइक करते हैं, बी के साथ हम मैच करेंगे, ठीक है। इसके बाद मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी की बात कौन करते हैं, गार्डनर करते हैं, तो डी के साथ मैच करेंगे। 2 फैक्टर थ्योरी की बात स्पेयरमैन करते हैं, ए के साथ मैच करेंगे, ठीक है। आप अपना आंसर चेक कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड गार्डनर, अ फिलोसोफर हैज, फिल इन द ब्लैंक्स,
इंटेलिजेंस एंड अ स्कल्पचर हैज मोर ऑफ इंटेलिजेंस। ठीक है, तो देखिए फिलोसफर की हम बात करें तो उसकी इंट्रापर्सनल, कौन सी इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस होती है, ठीक है, मतलब अपने बारे में बेहतर तरीके से वो जान पाते हैं। और जो स्कल्पचर होता है वो चीजों को विजुअलाइज बहुत अच्छे तरीके से कर पाता है, 3D इमेजेस को। ठीक है, तो उसका कौन सा होगा, स्पेशल। तो आपका थर्ड वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। इट इज इंपॉर्टेंट दैट द टीचर डज नॉट सेग्रीगेट चिल्ड्रन इनटू फिक्स्ड ग्रुप्स बेस्ड अपॉन इंटेलिजेंस क्वोशेंट। भाई इंटेलिजेंस क्वोशेंट, आईक्यू के आधार पर बच्चों को फिक्स्ड ग्रुप में डिवाइड कर देना, सेग्रीगेट कर देना कि भाई इनका आईक्यू ज्यादा है, इनका कम है, तो ये बहुत गलत बात है वैसे तो। लेकिन इसमें पूछा क्या गया है कि विभाजित नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करें, क्यों नहीं करना है, क्योंकि इट इज कन्वीनियंट फॉर टीचर्स, कि भाई ये शिक्षक के लिए सुविधाजनक है। इट इज इनकन्वीनियंट फॉर स्कूल, ये विद्यालयों के लिए असुविधाजनक है। इट डज नॉट अलाउ चिल्ड्रन टू कंप्लीट अक्रॉस ग्रुप्स, यानी कि बच्चों को समूह के बीच प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति नहीं देता, कि सारे बच्चे एक साथ नहीं कर पाते, ठीक है, कॉम्पीट नहीं कर पाते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ आईक्यू इज नॉट स्टेबल एंड इट ऑल्सो लीड्स टू लेबलिंग ऑफ चिल्ड्रन, यानी कि जो आईक्यू का कॉन्सेप्ट है वो स्टेबल नहीं है, और ये क्या करता है, बच्चों पर लेबल लगाने का कारण बन सकता है कि भाई ये हाई आईक्यू वाले बच्चे कम वाले हैं, तो ये क्लास में ये तो बहुत गलत हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा नहीं करना, कि नहीं करना है, आईक्यू की अवधारणा स्थिर नहीं है और ये बच्चों पर लेबल लगाने का कारण बनती है। ठीक है, तो फोर्थ वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। ये थोड़ा सा आपको मैं लिख नहीं पाई, ठीक है, तो ये फोर्थ वाला होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग क्रिटिक्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ जनरल इंटेलिजेंस एंड प्रपोज्ड एन अल्टरनेटिव थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, यानी कि किसके द्वारा जनरल इंटेलिजेंस का जो कॉन्सेप्ट है उसको क्रिटिसाइज किया गया है, उसी के अल्टरनेट में उन्होंने अपनी थ्योरी भी प्रपोज की है। जनरल इंटेलिजेंस की अल्टरनेटिव थ्योरी उनके द्वारा प्रपोज की गई है। ठीक है, जीन प्याजे, हार्वर्ड गार्डनर, ले वाइगोत्स्की और चार्ल्स स्पेयरमैन। ठीक है, तो देखिए जीन प्याजे को हम कट कर देंगे, ले वाइगोत्स्की कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करते हैं, हार्वर्ड गार्डनर और स्पेयरमैन ये इंटेलिजेंस थ्योरीज की बात करते हैं। तो देखिए स्पेयरमैन जो है वो जनरल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, उन्होंने दो टाइप की इंटेलिजेंस बताई, एक है जनरल और एक है स्पेसिफिक। तो इसको क्रिटिसाइज किसने किया है, हार्वर्ड गार्डनर। ठीक है, कौन क्रिटिसाइज करते हैं, हार्वर्ड गार्डनर। उन्होंने क्या कहा है, और उनकी जो थ्योरी है वो इसका अल्टरनेटिव थ्योरी है, मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात वो करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ टीचर आस्क हरसेल्फ, मतलब एक टीचर खुद से ही पूछ रही है, हाउ कैन आई प्रोवाइड एक्सपीरियंसेस दैट रिक्वायर स्टूडेंट्स टू क्लासिफाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन द इन्वायरमेंट, यानी कि मतलब वो अपने आप से ही पूछ रही है कि भाई मैं कैसे, किस तरह से बच्चों को इस तरह के एक्सपीरियंस प्रोवाइड करूं ताकि वो इन्वायरमेंट में जो चीजें हैं, जो ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको अलग अलग डिफरेंट टाइप्स में क्लासिफाई कर पाए, वर्गीकरण कर पाए, एंड एनालाइज देयर क्लासिफिकेशन स्कीम्स, यानी कि और जो उन्होंने क्लासिफाई किया है उस चीज को वो एनालाइज कर पाए। ठीक है, तो इन्वायरमेंट की बात हो रही है। ठीक है, विच इंटेलिजेंस इज सी ट्राइंग टू प्रमोट, किस तरह की इंटेलिजेंस की, मतलब प्रकृति की बात हो रही है कि प्रकृति में जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको वो क्लासिफाई कर पाए और फिर जो क्लासिफिकेशन किया है उस चीज को वो एनालाइज कर पाए। ठीक है, किसमें, इन्वायरमेंट में। तो किस तरह की इंटेलिजेंस की बात करिए, लिंग्विस्टिक, इंटरपर्सनल, नेचुरलिस्टिक या बॉडीली काइनेस्थेटिक। ठीक है, तो बॉडीली काइनेस्थेटिक की भी बात नहीं करिए, इंटरपर्सनल दूसरों के साथ कम्युनिकेशन से भी रिलेटेड नहीं है, भाषा की भी बात नहीं करिए, भी इन्वायरमेंट में बच्चे चीजों को क्लासिफाई करना सीख जाएं। किसकी बात करिए, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्टली मैच्ड पेयर, यानी कि इनमें से कौन सा जो पेयर है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, क्राइटेरिया रेफरेंस असेसमेंट में क्या आ जाएगा, इंक्लूड्स मास्टरी ऑफ स्पेसिफिक टूल्स। तो देखिए ये तो गलत ही हो जाएगा भाई, क्राइटेरिया रेफरेंस असेसमेंट में मतलब मास्टरी की बात हम नहीं करते, उसमें तो एक क्राइटेरिया निर्धारित कर देते हैं कि जैसे आपका सीटेट हो गया, एचटेट हो गया, क्वालिफाइंग एग्जाम है कि भाई आपको इतने मार्क्स लाने हैं। ठीक है, आपका सीटेट क्वालिफाई हो जाएगा जितनी भी आपका क्राइटेरिया निर्धारित कर रखा है, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया। मास्टरी ऑफ स्पेसिफिक टॉपिक्स की बात हम क्राइटेरिया रेफरेंस असेसमेंट में नहीं करते। नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट कंपेयर्स परफॉर्मेंस टू दैट ऑफ पीयर्स। formative assessment determining what the students can do before and after the class. Summative assessment involves paper pencil tests as well as detailed accounts of non written behaviors. तो ये summative assessment वाला भी बिल्कुल गलत है। summative assessment में क्या होता है, ओवरऑल परफॉर्मेंस को चेक किया जाता है कि भाई थ्रू आउट द एकेडमिक सेशन, पूरे साल के लास्ट में जो आपके एग्जाम्स ले जाते हैं वो summative assessment होता है। formative assessment में क्या होता है, डिटरमाइनिंग व्हाट द स्टूडेंट्स कैन डू बिफोर एंड आफ्टर द क्लास, मतलब पहले और बाद की बात नहीं
होती है, ड्यूरिंग द क्लास होती है, ठीक है। तो आपका ये भी गलत होगा। आपका करेक्ट कौन सा है, नोम रेफरेंस असेसमेंट। तो आंसर क्या होगा, नोम रेफरेंस असेसमेंट कंपेयर परफॉर्मेंस टू दैट ऑफ पीयर्स, यानी कि आपके साथी लोगों के साथ ही आपका कंपेयर किया जाएगा। जैसे आपका आरआरबी पीजीटी का पेपर है, इसमें जो बच्चे मेरिट में आ जाएंगे, यानी कि जो हाई स्कोर कर लेंगे उनका सिलेक्शन हो जाएगा, जो नहीं कर पाएंगे उनका रह जाएगा, ठीक है। यानी कि जो मानक संदर्भित मूल्यांकन होता है वो साथियों के प्रदर्शन से तुलना करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। मैग्नस कार्लसन इज कंसिडर्ड अ ग्रैंड मास्टर इन वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप। According to Gardner's theory of multiple intelligences, he demonstrates which type of intelligence। भाई जो मैग्नस कार्लसन है वो विश्व शतरंज चैंपियनशिप के ग्रैंड मास्टर हैं, हम सभी जानते हैं, आप लोग भी जानते होंगे, ठीक है। मतलब वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप की जब हम बात करते हैं तो ग्रैंड मास्टर कौन है, मैग्नस कार्लसन, ठीक है। अब वो गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार वह किस प्रकार की बुद्धि का प्रदर्शन करते हैं। भाई वो चेस से रिलेटेड है, ठीक है। आप चेस में आप समझ सकते हो किस तरह की इंटेलिजेंस की बात हो रही है, विजुअल, काइनेस्थेटिक, लॉजिकल, ठीक है, ये लॉजिकल होगा, लॉजिकल, मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। तो ठीक है, कौन सा आएगा, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। भाई वहां पर चेस में तो आपको पता ही है लॉजिक लगा रहे हैं, ठीक है, मैथमेटिकली चीजों को कैलकुलेट करके तब वो अपनी जो भी चाल होती है उसको चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। इट इज द कॉन्शियसनेस ऑफ वंस ऑन डिजायर्स, इमोशंस एंड मोटिव्स। पीपल हाई ऑन दिस एबिलिटी हैव अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर आइडेंटिटी, ह्यूमन एग्जिस्टेंस एंड मीनिंग ऑफ लाइफ। दिस इंटेलिजेंस इज कॉल्ड। देखिए ये सारे के सारे PYQs हैं, मैं बता दूं हार्वर्ड गार्डनर से रिलेटेड पक्का आपके पेपर में भी 2 क्वेश्चंस पक्का, 1 या 2 क्वेश्चन पक्का देखने को मिलेगा जब हम इंटेलिजेंस की बात करते हैं। तो हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी को तो बिल्कुल करके जाना है, आपको रट के जाना है, नो की नो इंटेलिजेंस कौन कौन सी है, इनका क्या मतलब है, ठीक है। तो क्या पूछा गया है भाई, मतलब अपनी इच्छाओं, अपने डिजायर्स, इमोशंस, मोटिव्स के बारे में जो लोग अवेयर हैं, ठीक है, अपने बारे में जो अवेयर हैं और जो जिनको अपनी खुद की डीप अंडरस्टैंडिंग है, अपनी मेरी आइडेंटिटी क्या है, मेरा ह्यूमन एग्जिस्टेंस के बारे में, मीनिंग ऑफ लाइफ क्या है, ठीक है, मतलब इस तरह की जो नॉलेज रखते हैं। तो ये हम किस तरह की इंटेलिजेंस के अंतर्गत आएंगी, ये एबिलिटीज किस में होती है, स्पेशल इंटेलिजेंस, कौन सी इंटेलिजेंस की हम बात कर रहे हैं, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, लॉजिकल, मैथमेटिकल। तो ये कौन सी होगी, इंट्रापर्सनल, यानी कि अपने आप को समझना, ह्यूमन एग्जिस्टेंस को समझना, ठीक है, मीनिंग ऑफ लाइफ क्या है, अपनी डिजायर्स, इमोशंस, अपने आप के बारे में कॉन्शियस, वो होती है इंट्रापर्सनल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें यहां पर मैंने इंक्लूड की है। देखिए ये जो स्लाइड है बहुत इंपॉर्टेंट है, अगली वाली भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब मैं आगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मेजरमेंट से रिलेटेड लेकर आऊंगी, ठीक है, यानी कि मेजरमेंट से रिलेटेड रहेंगे, इंटेलिजेंस की मेजरमेंट की हम बात करें क्योंकि इंटेलिजेंस का टॉपिक चल रहा है। तो जो मेजरमेंट है इंटेलिजेंस का, उसमें 2 तरह के टेस्ट की हम बात करते हैं, एक है इंडिविजुअल टेस्ट, ठीक है, दूसरे होते हैं ग्रुप टेस्ट। अब ये जो इंडिविजुअल टेस्ट है ये भी 2 टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से, वर्बल टेस्ट और नॉन वर्बल। अब इंडिविजुअल वर्बल टेस्ट कौन कौन से होते हैं, इनमें बीने साइमन का टेस्ट है, ठीक है, सबसे पहला टेस्ट है ये, और गोडार्ड का टेस्ट है, स्टैनफोर्ड बीने टेस्ट, जो कि रिवाइज किया गया था टर्मन के द्वारा, जो 1916 में आया था, ठीक है, वो भी इंडिविजुअल वर्बल टेस्ट ही है। परफॉर्मेंस टेस्ट की अगर हम बात करें तो परफॉर्मेंस में कौन कौन सा आ जाएगा, पिंटर पैटरसन, पोर्टियस मेस, मिनीसोटा प्री स्केल और मैरिल पामर का टेस्ट, ये परफॉर्मेंस टेस्ट है, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस टेस्ट है। इसके बाद है ग्रुप टेस्ट, ठीक है, ग्रुप टेस्ट यानी कि जो समूह में कंडक्ट किए जाते हैं, बहुत सारे लोगों पर एक साथ कंडक्ट किए जाते हैं, जैसे कि आप लोगों का ये आरआरबी टीचिंग का टेस्ट हो रहा है, या कोई भी जो भी टीचिंग से या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं जो एक साथ कंडक्ट किए जाते हैं, उनको हम कहते हैं ग्रुप टेस्ट, ठीक है। इंडिविजुअल यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर व्यक्ति पर किया जा रहा है, एक बच्चे पर किया जा रहा है, तो उसको हम इंडिविजुअल टेस्ट बोलेंगे। अब ये जो ग्रुप टेस्ट है ये भी 2 टाइप्स के होते हैं, नॉन वर्बल और वर्बल, ठीक है। नॉन वर्बल यानी कि जिसमें हम भाषा का प्रयोग नहीं करते, नॉन वर्बल को ही परफॉर्मेंस टेस्ट भी कहा जाता है, पजल नहीं होना है, ठीक है। कई बार आप लोगों को नॉन वर्बल की जगह वो परफॉर्मेंस लिख देता है तो बच्चे वहीं पर पजल हो जाते हैं। भाई परफॉर्मेंस में भी एक्टिविटी बेस्ड होता है और नॉन वर्बल भी एक्टिविटी बेस्ड होता है, यानी कि जहां पर आप भाषा का प्रयोग नहीं कर रहे, और तरह से और बहुत सारे मेथड्स के थ्रू इंटेलिजेंस लेवल को चेक कर रहे हैं। अब वर्बल टेस्ट में भाषा के थ्रू, यानी कि जैसे लिखित परीक्षण वगैरह होते हैं, ठीक है, वर्बल भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट है ग्रुप नॉन वर्बल टेस्ट में क्या क्या जाएगा, आर्मी बीटा टेस्ट, कैटल कल्चर फ्री टेस्ट, बहुत बार पूछा जाता है, रेविन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो पढ़ के भी चले जाना, ठीक है, कैटल कल्चर फ्री टेस्ट और रेविन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस। इसके अलावा शिकागो का नॉन वर्बल टेस्ट है। तो ये इंपॉर्टेंट मैंने इंक्लूड कर दिए हैं कि भाई ये ग्रुप नॉन वर्बल टेस्ट है। अब ग्रुप टेस्ट में दूसरा क्या है, वर्बल टेस्ट। कौन कौन से इंपॉर्टेंट वर्बल टेस्ट है, ग्रुप वर्बल टेस्ट है, वो मैंने इंक्लूड कर दी है। आर्मी अल्फा टेस्ट, आर्मी जर्नल क्लासिफिकेशन टेस्ट, जर्मन ग्रुप टेस्ट ऑफ मेंटल एबिलिटी है, ठीक है, जर्मन इंटेलिजेंस टेस्ट है, एक
एक जलोटा का है जो इंडियन सिचुएशंस में, मतलब इंडिया में किया गया था, जलोटा का मानसिक बुद्धि परीक्षण। ठीक है, अब देखिए आर्मी बीटा और आर्मी अल्फा, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्मी अल्फा वर्बल है, ठीक है, ध्यान में रखना है, और आर्मी बीटा नॉन वर्बल है, दोनों ही ग्रुप टेस्ट है, ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मेन बहुत इंपॉर्टेंट थे वो मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया है, इसके अलावा तो बहुत ज्यादा है जो कि मैंने आप लोगों को पजल करने के लिए डाले नहीं है, आप लोग इतना भी कर लेंगे बहुत है। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन आएंगे तो वहां पर पजल नहीं होना है। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट अ टाइप ऑफ ग्रुप नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट, मतलब कौन सा ग्रुप नॉन वर्बल इंटेलिजेंस का टाइप नहीं है। ठीक है, आर्मी बीटा टेस्ट, आर्मी अल्फा, शिकागो टेस्ट, रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस, तो कौन सा नहीं है, मतलब ग्रुप नॉन वर्बल टेस्ट नहीं है। आर्मी अल्फा टेस्ट ये क्या है, ग्रुप वर्बल टेस्ट है, बाकी जितने भी है यहाँ पर वो सारे के सारे क्या है, नॉन वर्बल, ग्रुप नॉन वर्बल टेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटेलिजेंस टेस्ट, यानी कि इनमें से कौन सा इंटेलिजेंस का टेस्ट नहीं है। अब आप लोगों को पता होगा तभी तो आप बता पाएंगे, स्टैनफोर्ड बीने टेस्ट, वेस्लर बीने टेस्ट, रेविन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस, रोसा इंक ब्लॉट टेस्ट, तो ये सारे के सारे इंटेलिजेंस के टेस्ट है, कौन सा नहीं है, रोसा का इंक ब्लॉट टेस्ट, यानी कि रोसा का स्याही धब्बा परीक्षण, ये किसका है, ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, मैं लिख नहीं रही, वैसे बताना चाह रही थी मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं, विच इज नॉट अ थर्स्टन्स प्राइमरी मेंटल एबिलिटी। ठीक है, प्राइमरी मेंटल एबिलिटी को शॉर्ट में हम पीएम में भी बोल देते हैं। ठीक है, ग्रुप फैक्टर थ्योरी की बात हो रही है, थर्स्टन के द्वारा जो दी गई है, नंबर, इमोशन, मेमोरी, रीजनिंग, तो ये 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज की बात करते हैं, तो इनमें से कौन सा नहीं होगा, इमोशन। ठीक है, कौन कौन सी है आपको बता देती हूँ, न्यूमेरिकल एबिलिटी, मेमोरी, इंडक्टिव, परसेप्चुअल स्पीड, वर्बल फ्लुएंसी, स्पेशियल रिलेशंस, और इसके अलावा है वर्बल कॉम्प्रीहेंशन। ठीक है, तो ये 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज की बात अपनी थ्योरी में की गई है थर्स्टन के द्वारा। ठीक है, एक नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये देखते हैं, द फर्स्ट पर्सन हु डिवाइस सिस्टमेटिक टेस्ट टू मेजर इंटेलिजेंस ऑफ चिल्ड्रन वाज, यानी कि पहला बच्चों की बुद्धि को मापने के लिए व्यवस्थित परीक्षण तैयार करने वाला पहला व्यक्ति कौन था, तो कौन था, एल्बर्ट बीने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु कंसीव्ड इंटेलिजेंस एज एब्स्ट्रैक्ट, प्रैक्टिकल एंड सोशल, यानी कि किसने बुद्धि की कल्पना अमूर्त और व्यवहारिक और सामाजिक रूप में, यानी कि ये 3 तरह की इंटेलिजेंस की बात कौन करते हैं, आरबी कैटल, एआर जेंशन, गिलफोर्ड या थॉर्नडाइक। ठीक है, तो कौन करते हैं, थॉर्नडाइक करते हैं, जो कि पहला ही क्वेश्चन था, वहां पर ये तीनों को मैंने आप लोगों को समझाया भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्टूडेंट्स मेंटल एज इज मेजर ऑफ हिज हर, यानी कि एक छात्र की जो मानसिक आयु है वो किसको मेजर करती है, सुपीरियर मेंटल एबिलिटी, यानी कि श्रेष्ठ मानसिक क्षमता, एजुकेशनल ब्राइटनेस, इंटेलेक्चुअल स्टेटस, लेवल ऑफ मेंटल मैच्योरिटी। तो मेंटल एज का मतलब है बच्चे का मेंटल मैच्योरिटी का लेवल क्या है। ठीक है, यानी कि बच्चा कहाँ स्टैंड करता है, कि भाई एक बच्चा 8 साल का है लेकिन वो बहुत, मतलब उसका जो मेंटल लेवल है वो 10 साल के बच्चे जितना है, तो वो उसकी मेंटल मैच्योरिटी हो जाएगी। ठीक है, मेंटल एज हो जाएगी, तो मेंटल एज का मतलब जो लेवल है मेंटल मैच्योरिटी का, तो आंसर क्या होगा, लेवल ऑफ मेंटल मैच्योरिटी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले यहाँ पर मैंने टर्मन का क्लासिफिकेशन, आईक्यू का क्लासिफिकेशन, टर्मन की जो टेबल है बहुत फेमस है। ठीक है, थोड़ा सा बेसिक चीजें ध्यान में रखेंगे तो पता चल जाएगा। एवरेज आईक्यू 100 होता है। ठीक है, आप 100 या 100 यानी कि 90 से लेके 110 तक का जो आईक्यू होता है वो एवरेज की कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो यहाँ से 110 से 119 अबव एवरेज हो जाएगा। ठीक है, 120 से 129 या 130 हम कहेंगे सुपीरियर, 130 से 139 या 140 वेरी सुपीरियर, और 140 से जो ऊपर होगा वो क्या होता है, जीनियस होता है। ठीक है, अब नीचे की तरफ आ जाते हैं, ये 90 to 109 या 110 जो होता है वो नॉर्मल और एवरेज आईक्यू होता है। ठीक है, 80 to 89 या 80 to 90 होगा बिलो एवरेज, एवरेज से कम है। ठीक है, 70 to 80 कह सकते हैं बॉर्डर लाइन, यानी कि जिसको हम डल भी बोल देते हैं। 50 to 70 मोरोन आ जाएगा। 25 to 49 या 50 होगा इम्बिसाइल्स, यानी कि जिनको हम मूर्ख बोलते हैं। 0 to 24 इडियट्स। ठीक है, ये 3 कैटेगरी बहुत बार पूछी जाती है, इनमें से कोई भी आपको दे देंगे। 25, 49 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो तो घबराना नहीं है। ठीक है, तो ये वाली 3 चीजें आप बिल्कुल ध्यान में रखना, मोरॉन, इम्बिसाइल और इडियट्स। ठीक है, मंदबुद्धि, मूर्ख और मूर्ख। ठीक है, ये बहुत बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं, द फर्स्ट स्केल डिवाइस प्राइमरीली टू आइडेंटिफाई मेंटली डेफिशिएंट चिल्ड्रन इन पेरिस स्कूल इज नोन एज, यानी कि पेरिस के विद्यालयों में मुख्य रूप से मानसिक रूप से, यानी कि जो मेंटली डेफिशिएंट बच्चे थे, मानसिक रूप से दुर्बल बच्चों की पहचान करने के लिए तैयार किया गया पहला पैमाना क्या कहलाता है, थर्स्टन स्केल,
बीने साइमन स्केल, वेस्लर स्केल या गाल्टन स्केल। तो ये भी बीने के द्वारा ही दिया गया था, जो कि मेंटली डेफिशिएंट चिल्ड्रंस को आइडेंटिफाई करने के लिए बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। हु डिफाइंड इंटेलिजेंस एज द ग्लोबल कैपेसिटी ऑफ द इंडिविजुअल टू एक्ट पर्पसफुली, टू थिंक रैशनली एंड टू डील इफेक्टिवली विद द एनवायरमेंट। ये डेफिनेशन चाहे नेट का पेपर हो, सीटेट हो, या जहां पर भी आपको इंटेलिजेंस का टॉपिक दिखाई देगा, बहुत बार ये पूछी जाती है कि भाई इंटेलिजेंस क्या है। ग्लोबल कैपेसिटी है किसी भी इंडिविजुअल की, यानी कि टू एक्ट पर्पसफुली, उद्देश्यपूर्ण ढंग से कार्य करने, टू थिंक रैशनली और टू डील इफेक्टिवली विद द एनवायरमेंट। तो वेस्लर की डेफिनेशन है, बहुत फेमस डेफिनेशन है। जब भी कोई आप लोगों को ये इंटेलिजेंस का टॉपिक करवाएगा तो ये डेफिनेशन तो मस्ट होती है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए वेस्लर की हमने बात की, वेस्लर की डेफिनेशन पढ़ी, तो वेस्लर से रिलेटेड मैंने यहाँ पर इंटेलिजेंस टेस्ट को भी इंक्लूड कर दिया है, जो कि बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट मैं कहूंगी, ठीक है। अगर इंटेलिजेंस की हम बात करें, वेस्लर के 3 इंटेलिजेंस टेस्ट है। कौन कौन सी? WPPSI, WISC और WAIS। इनकी फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। पी से आप प्राइमरी ध्यान में रखिएगा, यानी कि छोटे बच्चों के लिए है, 2 से 7 साल के बच्चों तक के लिए, ठीक है। अब ये मंथ याद रखने की जरूरत नहीं है, 2 से 7 साल के बच्चों तक का ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इस यहाँ पर WISC से C से लास्ट में चिल्ड्रन ध्यान में रखिएगा। वेस्लर इंटेलिजेंस स्केल फॉर चिल्ड्रन, यानी कि बड़े मतलब जो नॉर्मल बच्चे हैं, 6 से 12 साल, 6 से 16 साल तक के बच्चों के लिए, ठीक है, चिल्ड्रंस के लिए है। इसके बाद WAIS से, ए से यहाँ पर ध्यान में रखेंगे, एडल्ट्स के लिए है ये, ठीक है। थोड़े थोड़े ट्रिक्स बता रही हूँ, वैसे ऐसा कुछ नहीं है, बस मेरे दिमाग में था तो इसलिए मैंने बता दिया है, ठीक है। तो ये 16 साल से ऊपर वाले बच्चों के लिए है। तो ये तीनों WPPSI, P से प्राइमरी याद रखेंगे, WISC से चिल्ड्रन, C से चिल्ड्रन याद रखेंगे, WAIS से ए एडल्ट के लिए है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। JP गिलफर्ड्स कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस, यानी कि JP गिलफर्ड की बुद्धि की अवधारणा में व्हाट ही कॉल्स, ये फिल इन द ब्लैंक्स है यहाँ पे, ठीक है, विच इज क्लोजली रिलेटेड टू क्रिएटिव और ओरिजिनल प्रॉब्लम सॉल्विंग। यानी कि JP गिलफर्ड की बुद्धि की धारणा में फिल इन द ब्लैंक्स क्या शामिल है, जो रचनात्मकता यानी कि जो क्रिएटिव और ओरिजिनल प्रॉब्लम सॉल्विंग से रिलेटेड है। कन्वर्जेंट थिंकिंग, मेंटल एबिलिटी, डाइवर्जेंट थिंकिंग, नन ऑफ द अबव। तो कौन सा होगा? डाइवर्जेंट थिंकिंग, ठीक है। ये कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट थिंकिंग दोनों का कॉन्सेप्ट JP गिलफर्ड के द्वारा दिया गया है। यानी कि जो क्रिएटिविटी की बात हम स्पेशली बात करते हैं तो डाइवर्जेंट थिंकिंग, लेकिन कन्वर्जेंट थिंकिंग भी क्रिएटिविटी से ही रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंटेलिजेंसेस इज रिक्वायर्ड फॉर एन एयरफोर्स पायलट। यानी कि गार्डनर की जो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी है उसमें जो है, अगर एक एयरफोर्स का पायलट है तो उसके लिए कौन सी तरह की इंटेलिजेंस की रिक्वायरमेंट रहेगी? इंटरपर्सनल, यानी कि कम्युनिकेट करना दूसरों के साथ। लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, भाषा से रिलेटेड है, भाई भाषा पर कमांड होनी चाहिए पायलट की, तो पायलट का भाषा से इतना ज्यादा वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। बॉडीली काइनेस्थेटिक, यानी कि उसकी बॉडी से रिलेटेड है कि भाई उसकी बॉडी बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए। या स्पेशल इंटेलिजेंस, तो कौन सा होगा? स्पेशल इंटेलिजेंस होगा, क्योंकि वो विजुअलाइज करते हैं जगह को, ठीक है। तो स्पेशल इंटेलिजेंस होगी एक एयरफोर्स के पायलट में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। देयर इज अ यूनिवर्सल इनेट एबिलिटी टू परफॉर्म कॉग्निटिव टास्क इफेक्टिवली, स्पेयरमैन कॉल्ड दिस फैक्टर। यानी कि एक यूनिवर्सल इनेट एबिलिटी जिसके द्वारा आप कॉग्निटिव टास्क को इफेक्टिवली परफॉर्म कर सकते हो, तो स्पेयरमैन ने उस फैक्टर को क्या कहा है? स्पेसिफिक फैक्टर। देखिए वो क्या कह रहे हैं, इनेट एबिलिटी है, ठीक है। जर्नल फैक्टर, बोथ स्पेसिफिक एंड जर्नल फैक्टर, फ्लूइड फैक्टर। तो क्या कहा है? जर्नल फैक्टर, ठीक है। G फैक्टर और S फैक्टर की बात कौन करते हैं? स्पेयरमैन करते हैं। S का मतलब स्पेसिफिक, जो किसी पर्टिकुलर फील्ड में है, लेकिन ये इनेट एबिलिटी है जो हर तरह के कॉग्निटिव टास्क को परफॉर्म करने से रिलेटेड है, यूनिवर्सल इनेट एबिलिटी। तो वो G फैक्टर है जो कि सभी में पाया जाता है अकॉर्डिंग टू स्पेयरमैन, ठीक है, यानी कि जर्नल इंटेलिजेंस फैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। थार्स्टन्स थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस इज अ सिंगल फैक्टर, टू फैक्टर, ग्रुप फैक्टर, नन ऑफ द अबव। देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन जिस बच्चे ने पढ़ा ही नहीं होगा उसको ये भी नहीं पता होगा, ठीक है। कौन सी थ्योरी की बात करते हैं? ग्रुप फैक्टर थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। बेस एज इज रिलेटेड टू द मेजरमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि जो बेस एज, जिसको हम आधार आयु कहेंगे, ठीक है, निम्नलिखित में से किसके मापन से संबंधित है? इंटरेस्ट, यानी कि इंटरेस्ट के मेजरमेंट से रिलेटेड है, पर्सनैलिटी के मेजरमेंट से, इंटेलिजेंस के मेजरमेंट से, अटेंशन से। तो जो बेस एज है उसका प्रयोग हम इंटेलिजेंस में करते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक दो टर्म और है, वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि कई बार ये पूछ ली जाती है कि टर्मिनल ईयर का मतलब क्या होता है, बेसल ईयर क्या होता है। तो टर्मिनल ईयर का मतलब होता है एज लेवल वेयर चाइल्ड कांट सोल्व एनी आइटम। टर्मिनल,
ठीक है, मतलब जहां पर बच्चा कोई प्रॉब्लम को सोल्व नहीं कर पाता, वो उसको हम टर्मिनल ईयर बोलते हैं। बेसल ईयर क्या होता है, हाईएस्ट एज लेवल वेयर चाइल्ड सॉल्व्स ऑल आइटम्स। ठीक है, ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है लेकिन पूछ ले जाते हैं, यानी कि जहां पर हाईएस्ट एज लेवल है, जहां पर बच्चा हर आइटम को सोल्व कर पाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। आईक्यू कैलकुलेशन, यानी कि आईक्यू कैलकुलेट करना है, बुद्धि लब्धि की गणना करनी है। 5 year old दर्श हैज अ मेंटल एज ऑफ 8 years, व्हाट इज हिज आईक्यू, यानी कि सीए, यहाँ पर सीए कितना है, क्रोनोलॉजिकल, जो कितने साल का बच्चा है, 5 साल का बच्चा है, मेंटल एज उसकी दे रखी है। ठीक है, एम में कितना है, मेंटल एज कितनी, 8 साल। तो अब आईक्यू आप कैसे निकालेंगे, तो आईक्यू का फॉर्मूला क्या होता है, एम ए अपॉन सी ए मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 8/5 माइनस मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, जो भी आएगा आप देख लीजिएगा कितना आएगा, 5 दूनी 10 20, ठीक है, 8 दूनी 16, 160 आ जाएगा। ठीक है, कितना होगा, 160 होगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए अभी ये जो 30 क्वेश्चन थे ये सिर्फ और सिर्फ इंटेलिजेंस से रिलेटेड थे। अब कुछ क्वेश्चन मेजरमेंट, असेसमेंट और इवेल्युएशन से रिलेटेड है, क्योंकि आपके सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ इवेल्युएशन का टॉपिक दिया गया है, लेकिन ये मेजरमेंट, असेसमेंट और इवेल्युएशन तीनों ही टर्म्स आपस में मतलब इंटर रिलेटेड है कहीं ना कहीं। तो क्वेश्चन जो आएगा वो मेजरमेंट से भी पूछा जा सकता है, असेसमेंट से भी पूछा जा सकता है और इवैल्यूएशन से भी पूछा जा सकता है। तो एक तो बेसिक डिफरेंस आपको पता होना चाहिए भाई। मेजरमेंट मतलब क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन है लर्नर्स की परफॉर्मेंस का, जैसे 100 में से बच्चे ने 80 मार्क्स लिए, ठीक है, तो वो क्या है, मेजर कर रहे हैं हम। ठीक है, असेसमेंट क्या है, प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट लर्निंग, के बारे में आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, बच्चे को असेस कर रहे हैं क्या कुछ वो कर रहा है। और इवैल्यूएशन क्या है, जजमेंट ऑफ द वैल्यू। ठीक है, आप जजमेंट कर रहे हैं, मतलब जैसे पूरे साल बच्चे ने क्या कुछ करा, ठीक है, उसको आप जज कर रहे हैं। जजिंग द वैल्यू या क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस बेस्ड ऑन सेट ऑफ क्राइटेरिया, जो भी क्राइटेरिया है निर्धारित किया गया है उसके आधार पर वैल्यू मतलब जजमेंट देना आपका। ठीक है, तो ये क्या है, ये न्यूमेरिकल होता है मेजरमेंट, ये क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव होता है, ये सिर्फ क्वांटिटेटिव होता है मेजरमेंट। और जो इवैल्यूएशन है वो टोटली क्वालिटेटिव होता है, वैल्यू जजमेंट की हम बात करते हैं। फोकस की अगर हम बात करें तो हाउ मच, ठीक है, कितना किया, ठीक है, और हाउ वेल की हम बात किसमें करते हैं, असेसमेंट में। हाउ गुड और हाउ इफेक्टिव की बात हम इवैल्यूएशन में करते हैं। कि के अलावा अगर हम मेथड्स की बात करें तो टेस्ट, स्केल, चेकलिस्ट, ये मेजरमेंट के मेथड्स हैं। टेस्ट, ऑब्जर्वेशन, असाइनमेंट्स, एक्टिविटीज, ये असेसमेंट के मेथड्स हैं। ठीक है, कंपेयरिंग रिजल्ट्स विद ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड, जो भी स्टैंडर्ड्स है उसके आधार पर कंपेयर करना रिजल्ट्स को, ठीक है, वो इवैल्यूएशन के मेथड्स होंगे। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे बताई दिया, किसी बच्चे का स्कोर है 25 में से 18, ठीक है, ये हम मेजरमेंट कर रहे हैं। ठीक है, टीचर ऑब्जर्व प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स ड्यूरिंग एन एक्टिविटी, यानी कि असेसमेंट क्या है, बच्चा मतलब क्लास में जो भी कुछ कर रहा है उसके दौरान ही, क्लास में ही टीचर बच्चे को असेस करिए, ऑब्जर्व कर रही है कि उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल क्या है, ठीक है, उस पर्टिकुलर एक्टिविटी के दौरान। इवैल्यूएशन में क्या होता है, डिक्लेयरिंग अ स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस, मतलब स्टूडेंट्स की टोटल परफॉर्मेंस कैसी है, एक्सीलेंट है, एवरेज है, पुअर है, वो डिक्लेयर करना। ठीक है, तो ये बेसिक सा डिफरेंस यहाँ पर मैंने बताया है। अगर आप लोग डिटेल में देखना चाहते हैं तो मेजरमेंट, असेसमेंट और इवैल्यूएशन की एक कंप्लीट प्लेलिस्ट है जिसमें 10-12 वीडियोस होंगी, वो अगर आप मतलब डबल स्पीड करके भी देख लेंगे तो वहां से ज्यादा क्लैरिटी रहेगी। क्योंकि कुछ बच्चों को ना ये भी कमेंट्स आ रहे थे कि मैडम हर चीज के साथ, हर क्वेश्चन के साथ आप ये बता देती है कि उस चीज के लिए ये वीडियो देख लेना। बेटा मैं आप लोगों को डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए रिकमेंड करती हूँ, बाकी मेरी तरफ से आप नहीं करना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसलिए मैं बताती हूँ ताकि आप लोगों को बेहतर क्लैरिटी हो जाए। अब देखिए मेजरमेंट, असेसमेंट और इवैल्यूएशन की बात करते हैं तो यहाँ पर असेसमेंट से रिलेटेड 3 टर्म्स है जो कि बहुत बहुत क्या मैं कहूँ कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, मस्ट है, इनको ध्यान में रखना ही रखना है। यहाँ से एक क्वेश्चन आपको पक्का देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इन 3 टर्म्स से रिलेटेड, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग। अब ये फॉर, ऑफ और एज, ठीक है, असेसमेंट फॉर से आप ध्यान में रखेंगे फॉर्मेटिव असेसमेंट की बात हो रही है, यानी कि ऑन गोइंग फीडबैक यहाँ पर टीचर प्रोवाइड करिए ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस। ये होता है क्या, असेसमेंट फॉर लर्निंग, जब आप पढ़ा रहे हैं तभी बच्चों को ऑब्जर्व कर रहे हैं और जो भी फीडबैक आपको देना है ऑन गोइंग फीडबैक, ठीक है, ताकि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इंप्रूव किया जा सके। एक्टिव पार्टिसिपेशन, रिसीव्स फीडबैक एंड इंप्रूव्स। ठीक है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग मतलब समेटिव असेसमेंट, ये भी ध्यान में रखना है। असेसमेंट फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट है, ठीक है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग समेटिव असेसमेंट है, यानी कि जजमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं आप। ठीक है, जैसे फाइनल ग्रेड, फाइनल रिजल्ट या ग्रेड हो गया, आफ्टर लर्निंग होता है ये असेसमेंट ऑफ लर्निंग। जब आपने पूरे साल पढ़ा उसके बाद क्या कुछ आपका परफॉर्मेंस रहा, टीचर मतलब आप लोगों को ग्रेड जो भी रिजल्ट होता है वो आपको प्रोवाइड करती है। असेसमेंट एज लर्निंग भी क्या है, सेल्फ रिफ्लेक्शन और रेगुलेशन, यानी कि अपने आप को खुद एनालाइज कर रहे हैं। ठीक है, ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस ये होता है भाई, जब भी आप कुछ कर रहे हैं उसी टाइम अपने आप को खुद एनालाइज करना, वो क्या है, असेसमेंट एज लर्निंग।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। व्हेन अ कुक टेस्ट अ फूड ड्यूरिंग कुकिंग इट मे बी अ कीन टू, यानी कि जब एक रसोईया यानी कि जब एक कुक खाना पकाते समय उसे चखता है तो ये निम्न में से किसके समान होगा? असेसमेंट फॉर लर्निंग, ऑफ लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग, असेसमेंट एंड लर्निंग। तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। तीन तरह के असेसमेंट की हमने बात की, फॉर, ऑफ और एच। तो भाई जब खाना बना रहा है और वो खाने को चेक कर रहा है कि कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, यानी कि अपने आप को ही असेस करना है, खाना भी खुद ही बना रहा है, खुद ही असेस करना है, तो ये क्या होगा? असेसमेंट एज लर्निंग होगा, ठीक है। फॉर लर्निंग पे मत चले जाइएगा कि ड्यूरिंग द जो भी काम कर रहा है उस टाइम पे वो असेस कर रहा है, लेकिन खुद ही कर रहा है, ठीक है, अपने आप को असेस खुद कर रहा है, तो इसलिए क्या होगा? असेसमेंट एज लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन लर्निंग असेसमेंट इज एसेंशियल फॉर, यानी कि अधिगम में मूल्यांकन, मूल्यांकन तो नहीं होगा, असेसमेंट को हम आकलन कहते हैं, लेकिन जब ट्रांसलेट करते हैं तो कुछ एक वर्ड गलत हो जाते हैं, ठीक है, वो मूल्यांकन ही लेके आता है, असेसमेंट और इवैल्यूएशन को। इवैल्यूएशन को हिंदी में हम मूल्यांकन कहते हैं, असेसमेंट को आकलन कहते हैं। भाई लर्निंग में जब आप असेस करते हो तो क्या इंपॉर्टेंट है? स्क्रीनिंग टेस्ट, मोटिवेशन, फॉस्टरिंग ऑफ द पर्पज ऑफ सेग्रीगेशन एंड रैंकिंग, ग्रेड्स एंड मार्क्स, ठीक है। तो क्या होगा? मोटिवेशन, यानी कि असेसमेंट क्यों एसेंशियल है? ताकि बच्चों को साथ साथ असेस करें, ताकि बच्चों को आगे के लिए मोटिवेट कर सके। ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस वो चीज चल रही है, तो ताकि बच्चों को आगे फ्यूचर के लिए या जो भी अगली चीज आएगी उसके लिए आप मोटिवेट कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। टीचर कैन यूटिलाइज बोथ असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग टू, यानी कि एक टीचर असेसमेंट फॉर लर्निंग यानी कि फॉर्मेटिव और समेटिव दोनों तरह का असेसमेंट कर रही है, दोनों तरह के असेसमेंट का यूज कर रही है। क्यों कर रही है? नो चिल्ड्रंस प्रोग्रेस एंड अचीवमेंट लेवल, यानी कि बच्चों के प्रोग्रेस और अचीवमेंट लेवल को जानने के लिए। नो लर्निंग नीड्स ऑफ द चाइल्ड एंड सेलेक्ट टीचिंग स्ट्रेटेजीज अकॉर्डिंगली, यानी कि बच्चों की सीखने की जरूरतों को जानकर उसी के अनुसार शिक्षण रणनीति, टीचिंग स्ट्रेटेजी बना सके, इसके लिए। असेस चाइल्ड्स परफॉर्मेंस एट पीरियोडिक इंटरवल एंड सर्टिफाई हिज और हर परफॉर्मेंस, यानी कि बच्चों के प्रदर्शन का समय समय पर मूल्यांकन या असेसमेंट को हम क्या कहेंगे? आकलन करके उसके प्रदर्शन का प्रमाण पत्र दे सके। मॉनिटर चिल्ड्रंस प्रोग्रेस एंड सेट एप्रोप्रिएट गोल्स टू फिट देयर लर्निंग गैप्स, यानी कि बच्चों की प्रगति की निगरानी करके, यानी कि क्या प्रोग्रेस चल रही है उसके आधार पर जो भी शिक्षण खामियां हैं उनके अनुसार उचित लक्ष्यों को निर्धारित कर सके, जहां पर भी लर्निंग गैप है, ठीक है, ताकि वो उनको फिल कर सके। तो क्या होगा? मॉनिटर चिल्ड्रंस प्रोग्रेस एंड सेट एप्रोप्रिएट गोल्स टू फिट देयर लर्निंग गैप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। मैच लिस्ट नंबर 1 to 2, यानी कि दो लिस्ट दी गई है, उनको मैच करना आपको, ठीक है। पहली लिस्ट ये है और दूसरी वाली ये है। इसमें क्या दिया गया है? मेजरमेंट, असेसमेंट, इवैल्यूएशन और नॉर्म, ठीक है। तो मेजरमेंट यानी कि क्वांटिटेटिव की बात करें, असेसमेंट में हम क्या करते हैं? क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों तरह का मेजरमेंट रहता है, ठीक है। इवैल्यूएशन वैल्यू जजमेंट की हम बात करते हैं, ठीक है। नॉर्म्स का मतलब जो भी स्टैंडर्डाइज टेस्ट होते हैं उनको हम करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, मेजरमेंट के लिए आप क्या करेंगे? क्वांटिटेटिव, ठीक है। इसके बाद असेसमेंट के लिए क्या रहेगा? क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्शन रहेगा, और इवैल्यूएशन के लिए वैल्यू जजमेंट की बात करते हैं। नॉर्म के लिए क्या रहेगा? स्टैंडर्डाइज टेस्ट रहेगा। तो जो भी आपका है वो आप चेक कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। असेसमेंट बाय ओनली पेपर पेंसिल टेस्ट, यानी कि जो असेसमेंट है केवल पेपर पेंसिल परीक्षण द्वारा मूल्यांकन या आकलन हम कहेंगे, ठीक है, मूल्यांकन नहीं कहेंगे, आकलन, ठीक है। मतलब असेसमेंट किस तरह से किया जा रहा है? पेपर पेंसिल टेस्ट के द्वारा। तो वो क्या करता है? प्रमोट्स हॉलिस्टिक असेसमेंट, यानी कि हॉलिस्टिक असेसमेंट को प्रमोट करता है कि भाई सिर्फ पेपर पेंसिल के द्वारा बच्चों को असेस करें। लिमिट्स असेसमेंट, फैसिलिटेट्स कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, फैसिलिटेट्स कॉन्टिन्यूअस इवैल्यूएशन। तो देखिए ये तो बिल्कुल ही नहीं होंगे, ठीक है, यानी कि फैसिलिटेट तो कर ही नहीं रहा है। जब आप सिर्फ पेपर पेंसिल के द्वारा बच्चों को असेस करें तो वो सिर्फ और सिर्फ लिमिट करता है असेसमेंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। व्हाट इज आर रिक्वायर्ड फॉर अ गुड टीचिंग, यानी कि इनमें से अच्छे शिक्षण के लिए क्या क्या आवश्यक है? डायग्नोसिस, रेमेडी, डायरेक्शन, फीडबैक। तो क्या होगा भाई? चारों ही जरूरी है, ठीक है। पहले किसी भी मतलब जो भी टीचिंग है उससे रिलेटेड आप निदान डायग्नोज करेंगे। जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर पहले बीमारी को डायग्नोज करता है, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा? बी, यानी कि रेमेडी प्रोवाइड करेंगे, डायरेक्शन प्रोवाइड करेंगे, उसके बाद आप फीडबैक प्रोवाइड करेंगे। तो ए बी सी डी, ठीक है, सीक्वेंस भी यही रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। ये बिल्कुल CCE को बिल्कुल पढ़ के जाना है आपको, ठीक है। क्वेश्चन सिर्फ 1 या 2 आएंगे, लेकिन CCE को मैंने बिल्कुल डिटेल में समझा रखा है। अगर आप पढ़ पाएंगे तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस और कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन से रिलेटेड पक्का क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो क्या करता है ये? कॉन्टिन्यूअस और कॉम्प्रिहेंस, मतलब लगातार और कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन की बात है। इनमें से कौन सी चीज उससे रिलेटेड नहीं है? इट हैज बीन मैंडेटेड बाय राइट टू एजुकेशन एक्ट इन इंडिया, यानी कि इसे भारत में
शिक्षा का अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया है, तो ये तो बिल्कुल सही है, किया गया है आरटीई एक्ट के द्वारा, ठीक है, 2009 में जो आया था। इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। इट फोकसेस ऑन चाइल्ड्स अचीवमेंट इन डिफरेंट लर्निंग एरियाज। इट इज यूजफुल टू लेबल चिल्ड्रन एज स्लो, पुअर और इंटेलिजेंट, यानी कि ये सिर्फ लेबलिंग करता है कि ये बच्चों को धीमे, कमजोर और बुद्धिमान के रूप में लेबल करने के लिए उपयोगी है, बिल्कुल लेबलिंग का काम तो बिल्कुल नहीं करता है, ठीक है, तो यही नहीं होगा आपका। इट इज यूजफुल टू लेबल चिल्ड्रन एज स्लो, पुअर और इंटेलिजेंट। बाकी ये सारी की सारी तीन जो है कॉम्प्रिहेंसिव, कॉन्टिन्यूस और सीसीई की करैक्टरिस्टिक है, ठीक है, कौन सा नहीं होगा ये मैंने आप लोगों को बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। सीसीई एम्फसाइजेस, यानी कि कॉन्टिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन किस चीज पर एम्फसाइज करता है? कॉन्टिन्यूस टेस्टिंग ऑन अ कॉम्प्रिहेंसिव स्केल टू इंश्योर लर्निंग, यानी कि सीखने को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक पैमाने पर सतत परीक्षण करना। हाउ लर्निंग कैन बी ऑब्जर्व्ड, रिकॉर्डेड एंड इम्प्रूव्ड अपॉन, यानी कि कैसे सीखने को देखा, रिकॉर्ड किया और सुधारा जा सकता है, मतलब उसको ऑब्जर्व, लर्निंग को ऑब्जर्व करना, रिकॉर्ड करना, इंप्रूव करना। फाइन ट्यूनिंग ऑफ टेस्ट विद द टीचिंग, यानी कि टीचिंग के साथ टेस्ट जितने भी परीक्षण है उनकी फाइन ट्यूनिंग को चेक करना। रिडंडेंसी ऑफ द बोर्ड एग्जामिनेशन, यानी कि बोर्ड परीक्षा की अनावश्यकता, ठीक है, यानी कि कोई आवश्यकता नहीं है, बोर्ड एग्जामिनेशन नहीं होनी चाहिए, उस चीज पर इंफसाइज करता है। तो किस पर फोकस करता है कि भाई लर्निंग को ऑब्जर्व करना, रिकॉर्ड करना, फिर उसको इंप्रूव करना। आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी तक जितने भी क्वेश्चंस थे वो मेजरमेंट, असेसमेंट और इवैल्यूएशन से रिलेटेड थे। सेकंड पार्ट भी मैंने आप लोगों को करवा दिया। अब जो थर्ड वाला मैंने आप लोगों को बोला था एक्सेप्शनल चिल्ड्रन का, ठीक है, जो विशिष्ट बच्चे हैं, अलग अलग टाइप के आपके उसमें कैटेगराइज कर रखे हैं, तो एक्सेप्शनल चिल्ड्रन से रिलेटेड कुछ 20-25 क्वेश्चंस रहेंगे आगे, ठीक है। तो जो एक्सेप्शनल चिल्ड्रन है वो एक अम्ब्रेला टर्म है जिसमें डिफरेंट टाइप के बच्चे आ जाएंगे, यानी कि जो क्या है, मतलब जो डेविएट हो रहे हैं, ठीक है, वेरिंग डिग्री ऑफ एबिलिटी, जिनकी जो एबिलिटी है वो वेरी कर रही है, यानी कि नॉर्मल से वो डेविएट हो रहे हैं, या तो कम है या ज्यादा है, ठीक है। तो कौन कौन से आ जाएंगे? गिफ्टेड एंड क्रिएटिव चिल्ड्रन भी एक्सेप्शनल बच्चों की कैटेगरी में ही आएंगे, ठीक है, उनको हम नॉर्मल बच्चे नहीं कहेंगे। फिजिकली और न्यूरोलॉजिकली हैंडीकैप्ड हो गए, ऑर्थोपेडिकली जिनको शरीर में कुछ प्रॉब्लम है, सेंसरी हैंडीकैप्ड हो गए, स्पीच हैंडीकैप्ड, इमोशनली डिस्टर्ब, सोशली डिसएडवांटेज, लर्निंग डिसेबल्ड, स्लो लर्नर, ठीक है, मेंटली रिटार्डेड, ये सारे एक्सेप्शनल चिल्ड्रंस की कैटेगरी में आ जाएंगे। अब इनमें से किसी से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, तो मैंने बहुत कोशिश की है कि मैं मतलब ओवरऑल आप लोगों को करवा सकूं। तो चलिए देख लेते हैं इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करैक्टरिस्टिक ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन, यानी कि जो गिफ्टेड, जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं, इनमें से कौन सी उनकी विशेषता नहीं होगी? क्यूरियोसिटी, हाई क्रिएटिविटी, अबव एवरेज मेमोरी, लो एकेडमिक इंटरेस्ट। तो देखते ही पता चल गया होगा, ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब ये मत बोलना कि मैडम बहुत इजी क्वेश्चन है, नहीं, आपके लेवल के हिसाब से मैंने बहुत अच्छे क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं, ठीक है। लो एकेडमिक इंटरेस्ट। क्रिएटिव थिंकिंग इज मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू, तो क्रिएटिव थिंकिंग किससे ज्यादातर रिलेट करती है? डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट, इमिटेटिव थिंकिंग या रिजिड थिंकिंग। तो ये तो बिल्कुल ही गलत है, इमिटेट करना या रिजिड थिंकिंग। डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट थिंकिंग दोनों ही क्रिएटिविटी से रिलेटेड है, लेकिन उसमें क्या पूछा गया? मोस्ट क्लोजली। तो मोस्ट क्लोजली किससे रिलेटेड है? डाइवर्जेंट थिंकिंग से, जिसमें बच्चा डाइवर्स होकर चीजों को सोचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये लर्निंग डिसेबिलिटीज से रिलेटेड क्वेश्चन है, और लर्निंग डिसेबिलिटीज को अगर डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर अवेलेबल है, ठीक है। अब ये जो डिसलेक्सिया टर्म है ये किससे रिलेटेड है? डिफिकल्टी इन राइटिंग, डिफिकल्टी इन रीडिंग, डिफिकल्टी इन कैलकुलेटिंग, डिफिकल्टी इन हियरिंग। तो हियरिंग का तो मतलब नहीं है, ये लर्निंग से रिलेटेड डिसेबिलिटी, इन तीनों में से एक होगी। तो किससे रिलेटेड है? रीडिंग से रिलेटेड होता है डिसलेक्सिया, ठीक है। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और मैंने इंक्लूड कर दी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। डिफिकल्टी इन राइटिंग, यानी कि जब बच्चे को राइटिंग में प्रॉब्लम हो रही है तो उसको कौन सी प्रॉब्लम है, मतलब कौन सी लर्निंग डिसेबिलिटी है? डिस्ग्राफिया, ठीक है, डिसलेक्सिया नहीं होगी, डिस्ग्राफिया होगी। जब रीडिंग में प्रॉब्लम हो रही है तो डिसलेक्सिया, और जब कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो रही है तो उसको हम डिसकैलकुलिया, कैलकुलिया से आप कैलकुलेशन को रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो तीनों डिसेबिलिटीज ध्यान में रखना, लर्निंग डिसेबिलिटीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। गिफ्टेडनेस इज मोस्टली एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग आईक्यू लेवल्स, यानी कि जो गिफ्टेड बच्चे होते हैं उनका आईक्यू लेवल क्या होगा, ठीक है। तो अबव 130 होता है, जो कि हम स्पेशली टर्मन की जो टेबल है उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं, ठीक है। अब जब हम आईक्यू की बात कर रहे हैं तो देखिए टर्मन की जो टेबल है उसको मैंने आप लोगों को पीछे बता भी दिया है, टर्मन का क्लासिफिकेशन, ठीक है। टर्मन का जो क्लासिफिकेशन है आईक्यू, उसको हम ज्यादातर यूज करते हैं। अगर हम इंडियन अडेप्टेशन की बात करें तो सबसे पहले
ये आईक्यू का क्लासिफिकेशन किसके द्वारा किया गया है, इंडियन सिचुएशंस की मैं बात करूं तो वो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। विच टीचिंग स्ट्रेटेजी इज मोस्ट सुटेबल फॉर बैकवर्ड चिल्ड्रन, यानी कि बैकवर्ड बच्चों के लिए सबसे बेस्ट टीचिंग स्ट्रेटेजी क्या होगी इनमें से, ड्रिल एंड प्रैक्टिस, इंडिपेंडेंट इनरिचमेंट एक्टिविटीज और पीयर ट्यूटोरिंग। तो कौन सी होगी भाई, बच्चों को, इस तरह के बच्चों को, यानी कि जो बैकवर्ड बच्चे हैं उनको बार बार ड्रिल और प्रैक्टिस, अभ्यास और दोहराव कराएंगे, ठीक है, ड्रिल और प्रैक्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। डाइवर्जेंट थिंकिंग रिजल्ट्स इन, यानी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग से क्या प्राप्त होता है, वन करेक्ट आंसर, मल्टीपल पॉसिबल आंसर्स, नो आंसर, रॉन्ग आंसर। तो नो आंसर, रॉन्ग आंसर तो बिल्कुल ही गलत है। वन करेक्ट आंसर की बात हम कन्वर्जेंट थिंकिंग में करते हैं, ठीक है, मल्टीपल पॉसिबल आंसर्स रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉज ऑफ मेंटल रिटार्डेशन, यानी कि इनमें से मेंटल रिटार्डेशन का कॉज क्या नहीं होगा, जेनेटिक फैक्टर्स, ब्रेन इंजरी, माल न्यूट्रिशन, एक्सेसिव मोटिवेशन। तो ये तीनों ही मेंटल रिटार्डेशन के कॉजेज हैं, कौन सा नहीं होगा, एक्सेसिव मोटिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसेबिलिटीज इज क्लासिफाइड एज अ लर्निंग डिसेबिलिटी, यानी कि ये डिफरेंट टाइप की डिसेबिलिटीज दी गई है, इनमें से लर्निंग डिसेबिलिटी कौन सी है, ब्लाइंडनेस, डिस्ग्राफिया, डेफनेस या ऑटिज्म। तो क्या होगा, जो लर्निंग से रिलेटेड है वो क्या है, डिस्ग्राफिया, ठीक है, राइटिंग में जहां पर बच्चे को प्रॉब्लम होती है, राइटिंग से रिलेटेड लर्निंग डिसेबिलिटी है। ब्लाइंडनेस यानी कि जो विजन से रिलेटेड है, ठीक है, डेफनेस जो सुनने से रिलेटेड है। ऑटिज्म क्या है, ये न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर होता है, ये कोई डिजीज नहीं होती, ये न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर होता है कि जो व्यक्ति है वो किस तरह से कम्युनिकेट कर रहा है, समाज में किस तरह से इंटरेक्ट करता है, मतलब इसमें जो ब्रेन का जो फंक्शन है वो डिफरेंट तरीके से काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। क्रिएटिव चिल्ड्रन प्रीफर टू वर्क, यानी कि जो रचनात्मक बच्चे होते हैं, जो क्रिएटिव बच्चे होते हैं, किस तरह से काम करना प्रेफर करते हैं, इन ग्रुप्स ओनली, अंडर स्ट्रिक्ट रूल्स, इंडिपेंडेंटली एंड फ्रीली, विद कांस्टेंट सुपरविजन। तो क्या होगा, इंडिपेंडेंटली एंड फ्रीली, ठीक है, यानी कि क्रिएटिव चिल्ड्रन किस तरह से काम करना पसंद करते हैं, भाई वो बिल्कुल खुल के काम करना चाहते हैं, ठीक है, नियमों के अंतर्गत वो काम नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। विच इज अ मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन, यानी कि इनमें से जो लर्निंग डिसेबल्ड बच्चे हैं उनकी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक होगी, यानी कि उनमें कौन सी विशेषता आपको दिखाई देगी, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगी, ठीक है, इमोशनल स्टेबिलिटी, तो भाई इमोशनली भी वो स्टेबल नहीं होते हैं। सिग्निफिकेंट गैप बिटवीन पोटेंशियल एंड परफॉर्मेंस, यानी कि उनकी जो पोटेंशियलिटीज और परफॉर्मेंस है उनमें एक सिग्निफिकेंट गैप आपको दिखाई देगा। हाई मोटिवेशन, तो हाई मोटिवेशन भी नहीं होगा, क्या होगा कि मतलब उनकी जो पोटेंशियल है और उनकी जो परफॉर्मेंस है वहां पर आपको गैप दिखाई देगा कि भाई बच्चा पोटेंशियलिटी हो सकता है वो अच्छा हो, लेकिन जो परफॉर्म करने में उसको प्रॉब्लम आ रही हो, ठीक। तो देखिए जो लर्निंग डिसेबल्ड बच्चे होते हैं उनकी पोटेंशियलिटी और उनकी परफॉर्मेंस में डिफरेंस आ जाता है, वहां पर आपको गैप दिखाई देगा। हो सकता है बच्चा मतलब उसकी पोटेंशियलिटीज है लेकिन वो कर नहीं पा रहा है, ठीक है, परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, तो वहां पर आपको गैप दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। विच टर्म इज यूज्ड फॉर चिल्ड्रन विद एन आईक्यू बिलो 70, यानी कि जिन बच्चों का आईक्यू 70 से कम है उसके लिए उनके लिए कौन सी टर्म आप यूज करेंगे, लर्निंग डिसेबल्ड, गिफ्टेड, मेंटली रिटार्डेड या क्रिएटिव। तो देखिए क्रिएटिव, गिफ्टेड, तो हम मेंटली रिटार्डेड ही कहेंगे उनको, ठीक है, यानी कि जिनका आईक्यू 70 से बिलो होता है वो मेंटली रिटार्डेड की कैटेगरीज में आ जाते हैं। उसमें भी 3 कैटेगरीज हैं, ठीक है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर और प्रोफाउंड। इनका आईक्यू भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये किसके द्वारा दिया गया है, अमेरिकन एसोसिएशन ऑन मेंटल रिटार्डेशन के द्वारा ये क्लासिफाई किया गया है आईक्यू को, जो 70 से नीचे वाला होता है, ठीक है। माइल्ड में आ जाएंगे जिनका आईक्यू 50 से 70 के बीच में होता है, मॉडरेट में यानी कि 40 टू 50 के बीच में होता है, सीवियर में 20 टू 40 हो जाता है, प्रोफाउंड में 20 से बिलो होता है, जिनको हम बिल्कुल मतलब कुछ भी आप उनको नहीं करवा सकते। अब ये जो एमआर है, मेंटल रिटार्डेशन को कैटेगराइज किया गया है, एजुकेटर्स ने किस तरह से कैटेगराइज किया है, यानी कि देखिए लो एवरेज वाले जो बच्चे होते हैं वो 70 टू 80 वाले आईक्यू वाले होते हैं, ठीक है, बॉर्डर लाइन पर होते हैं, बिल्कुल मतलब बहुत ही ज्यादा नीचे वाली कैटेगरी में वो आ जाते हैं 70 टू 80 वाले, ठीक है। बॉर्डर लाइन की अगर हम बात करें तो 60 टू 70 जिनका आईक्यू होता है उनको एजुकेबल हम बोलते हैं, यानी कि आप लोगों से पूछ लिया जाएगा कि ये जो इतना आईक्यू है इन बच्चों को आप ये ट्रेनेबल है, कस्टोडियल है, एजुकेबल है, बॉर्डर लाइन। तो भाई जो 60 और 70 वाले बच्चे हैं वो एजुकेबल है, कौन से 40 से लेके 70 वाले, ठीक है, 60 टू 70 और 40 टू 50 ये एजुकेबल है, मतलब इनको आप थोड़ा बहुत पढ़ा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद 30 टू 40 जिनका आईक्यू है या 20 टू 30, ठीक है, ये दोनों कैटेगरीज किसमें आ जाएंगी, ट्रेनेबल है, यानी कि उनको मतलब कुछ करके आप सिखा सकते हैं, थोड़ा बहुत अपना करना, मतलब खाना पीना, खाना कैसे खाना है, ये कुछ छोटा मोटा काम की ट्रेनिंग आप उनको दे सकते हैं। अगर जिनका आईक्यू 20 से नीचे है उसको हम
हम कस्टोडियल बोलते हैं, मतलब प्रोफाउंड बोल देते हैं कि भाई वो बिल्कुल ही कुछ भी नहीं कर सकती किसी भी सिचुएशन। तो देखिए ये जो टेबल है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एजुकेबल ट्रेनेबल, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी, यानी कि इनमें से कौन सी लर्निंग डिसेबिलिटी नहीं है? डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिसकैल्कुलिया, ये तीनों ही लर्निंग से रिलेटेड डिसेबिलिटीज हैं, ठीक है। डिसलेक्सिया रीडिंग से रिलेटेड है, डिस्ग्राफिया राइटिंग से रिलेटेड है, ग्राफ से आप रिलेट कर सकते हैं राइटिंग से, डिसकैल्कुलिया को कैलकुलेशन से कर सकते हैं, ठीक है, कैलकुलेशन से रिलेटेड है। हाइपरमेट्रोपिया, ये हाइपरमेट्रोपिया डिसेबिलिटी नहीं है, लर्निंग डिसेबिलिटी नहीं है, ठीक है। तो ये हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, एक विजन से रिलेटेड डिसेबिलिटी है, यानी कि जिसमें आपको जैसे आपको दूर की चीजें सही दिखाई देंगी, लेकिन जैसे ही आप बहुत नजदीक जाकर किसी भी ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो वो ऑब्जेक्ट आपको ब्लर दिखाई देगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन, यानी कि इनमें से कौन सी मेंटली रिटार्डेड बच्चों की कैरेक्टरिस्टिक नहीं होगी? तीन है, एक नहीं है। डिलेड माइलस्टोन्स, यानी कि विकासात्मक विलंब, पुअर सोशल एडजस्टमेंट, एक्सेप्शनल क्रिएटिविटी, लो एकेडमिक परफॉर्मेंस। तो क्या नहीं होगी, क्रिएटिविटी नहीं होगी, ठीक है। बाकी तो सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी मेंटली रिटार्डेड बच्चों की। नेक्स्ट क्या है, आइए देखते हैं। विच टीचिंग मेथड इज मोस्ट एप्रोप्रिएट फॉर क्रिएटिव चिल्ड्रन, यानी कि रचनात्मक बच्चों के लिए सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि कौन सी होगी? रोट लर्निंग, लेक्चर मेथड, प्रोजेक्ट मेथड या डिक्टेशन। तो कौन सा होगा? मतलब जो क्रिएटिव बच्चे होते हैं ना वो करके सीखते हैं, मतलब कुछ ना कुछ करते रहते हैं, ठीक है, डाइवर्ज होकर सोचते हैं और मतलब नई नई चीजें बनाने की कोशिश करते हैं, क्रिएटिविटी में क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो प्रोजेक्ट मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। अ मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन, यानी कि जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनकी एक प्रमुख विशेषता कौन सी होगी? बिलो एवरेज, अनइंटरेस्टेड इन लर्निंग, हाई प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, सोशल आइसोलेशन। तो देखते ही पता चल गया होगा, हाई प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग लर्निंग डिसेबिलिटीज इन चिल्ड्रन, यानी कि बच्चों में अधिगम अक्षमता की पहचान में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक सहायक होगा? क्लासरूम टेस्ट, आईक्यू टेस्ट, अचीवमेंट टेस्ट या डायग्नोस्टिक टेस्ट। तो लर्निंग डिसेबिलिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए, मतलब कोई भी किसी भी चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है? डायग्नोज किया जाता है। तो कौन सा होगा? डायग्नोस्टिक टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन फीचर ऑफ डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया क्या है? रीडिंग से रिलेटेड लर्निंग डिसेबिलिटी है। तो डिसलेक्सिया का कॉमन फीचर इनमें से क्या होगा? डिफिकल्टी इन रिकॉग्नाइजिंग नंबर्स, यानी कि बच्चे को नंबर्स को रिकॉग्नाइज करने में डिफिकल्टी होती है। रिवर्सल ऑफ लेटर्स व्हाइल रीडिंग, यानी कि जब वो पढ़ता है तो वो अक्षरों को उलट देता है, ठीक है। एक्सेसिव डे ड्रीमिंग, यानी कि अत्यधिक कल्पना में डूब जाना। गुड हैंडराइटिंग, तो गुड हैंडराइटिंग तो होगी नहीं, ठीक है। क्या होगा? रिवर्सिंग ऑफ लेटर्स व्हाइल रीडिंग, यानी कि बच्चा जब पढ़ता है तो वो मतलब अक्षरों को उल्ट देता है, ठीक है। जैसे आप लोगों ने देखा भी होगा तारे जमी पर, आमिर खान की एक मूवी है जिसमें एक बच्चा होता है ईशान, ठीक है, मतलब वो लिख भी रहा है जो भी, मतलब उसको समझ में भी आ रहा है तो भी वो पी को क्यू, क्यू को पी पढ़ रहा है, ठीक है। तो ये वो क्या करता है? रिवर्स कर रहा है लेटर्स को, जो एक से मिलते जुलते अक्षर है उनको उलट दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। बैकवर्ड चिल्ड्रन आर जनरली, यानी कि जो शैक्षिक रूप से पिछड़े बच्चे हैं सामान्यतः कैसे होते हैं? बिलो एवरेज इन इंटेलिजेंस एंड परफॉर्मेंस, अबव एवरेज इन इंटेलिजेंस, फिजिकली डिसेबल्ड, इमोशनली डिस्टर्ब। तो क्या होगा? बिलो एवरेज रहेंगे, ठीक है, बिलो एवरेज इन इंटेलिजेंस एंड परफॉर्मेंस। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। द मोस्ट सुटेबल मेथड टू टीच बैकवर्ड चिल्ड्रन, यानी कि जो बैकवर्ड बच्चे हैं, जो शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए बच्चे, उनको पढ़ाने की सबसे उपयुक्त विधि क्या होगी? लेक्चर मेथड, प्लेवे मेथड, पीयर ग्रुप डिस्कशन या इंडिविजुअलाइज इंस्ट्रक्शन। तो जो शैक्षिक रूप से पिछड़े बच्चे हैं उनको पढ़ाने का सबसे बेस्ट मेथड क्या रहेगा कि भाई इंडिविजुअली आप उस पर ध्यान देंगे, ठीक है, इंडिविजुअलाइज इंस्ट्रक्शन, व्यक्तिगत शिक्षण का प्रयोग करेंगे, व्यक्तिगत अनुदेशन का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। द मेन कोज ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी, यानी कि अधिगम अक्षमता का मुख्य कारण इनमें से क्या हो सकता है? पुअर टीचिंग मेथड, भाई पुअर टीचिंग मेथड तो बिल्कुल भी नहीं होगा। लैक ऑफ इंटरेस्ट इन स्टडीज, की बच्चे का इंटरेस्ट ही नहीं है पढ़ाई में। न्यूरोलॉजिकल डिस्फंक्शंस, यानी कि स्नायविक दोष, यानी कि ब्रेन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम उनको हो गई है। पेरेंटल नेग्लिजेंस, यानी कि या माता पिता उसको ध्यान नहीं दे रहे। तो देखिए लर्निंग डिसेबिलिटी का मेन कोज क्या रहेगा कि मतलब ब्रेन से रिलेटेड कोई, मतलब ब्रेन का कोई फंक्शन ढंग से काम नहीं कर रहा है, ठीक है, इसके कारण उसको प्रॉब्लम हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। द टर्म गिफ्टेड रिफर्स टू चिल्ड्रन हु आर, यानी कि गिफ्टेड जो प्रतिभाशाली जो शब्द है उन किन बच्चों के लिए प्रयोग होता है? जो बिलो एवरेज है एकेडमिक अचीवमेंट में, या गुड है स्पोर्ट्स में, यानी कि स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे हैं, अबो एवरेज है इंटेलिजेंस में, या हैविंग फिजिकल डिसेबिलिटी, या कोई फिजिकल डिसेबिलिटी। तो बिल्कुल नहीं होगा। तो क्या होगा? जो अबव एवरेज है इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी में।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। अ मेजर इमोशनल प्रॉब्लम ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन, यानी कि जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनकी भी तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है ना, तो उनकी इमोशनल प्रॉब्लम क्या होगी इनमें से? डिप्रेशन, आइसोलेशन, एग्रेशन, इमोशनल मैच्योरिटी। तो क्या होगी? वो आइसोलेशन में रहना पसंद करते हैं, मतलब ज्यादा लोगों के साथ घुलना मिलना उनको पसंद नहीं होता। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने इंटेलिजेंस, एक्सेप्शनल चिल्ड्रन और इवेल्युएशन, ये 3 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है साइकोलॉजी के, यानी कि 5 या 6 क्वेश्चंस आज के इस सेशन से आप कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन था, बिल्कुल 60 के 60 क्वेश्चंस आप कर लीजिएगा और अपना स्कोर जरूर मेरे को कमेंट करके बताया करो। मिलती हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। रियली गुड, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। देखिए वीडियो सेशंस आप लोगों को अच्छे लगते हैं तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। और आप सभी से मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि एक आजकल हाइप का ऑप्शन आता है, तो हाइप वीडियो को जरूर कर दिया करो। ठीक है, तो हाइप करना बिल्कुल भी ना भूलें।